ओके सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो बहुत अच्छी रेन हो रही है बाहर। ओके तो एंजॉय करते हैं क्लास, है ना, पढ़ते हैं। एनीवे देखो यहाँ पे हम लोगों ने लास्ट क्लास में बात बोली थी बेटा प्लियोट्रॉपिक जीन की। प्लियोट्रॉपिक जीन में होता क्या है कि एक ही जीन है एक्चुअली, बट हम लोग उसको फिनोटिपिकली देखेंगे तो एक जीन अलग अलग प्रकार के फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन करता है ना। और ये फिनोटिपिक एक्सप्रेशन वो इसीलिए कर पाता है क्योंकि जीन जब भी एक्सप्रेशन करेगा तो जीन से एक्सप्रेशन होने के लिए उससे प्रोटीन्स बनते हैं या वो एंजाइम बनाता है। और ये एक सिंगल एंजाइम या एक सिंगल प्रोटीन बहुत सारे अलग अलग मेटाबॉलिज्म्स का पार्ट भी होता है, ठीक है। इसीलिए ये या तो ये इंटरमीडिएट होता है कहीं पे या तो कहीं पे रॉ प्रोडक्ट होता है। इस तरह से ये काम भी कर सकता है। इसीलिए हम लोगों को वेरिएबिलिटी देखने को मिलती है। देखो कंसेप्ट बहुत सारे हैं। वन जीन वन एंजाइम वाला कंसेप्ट है, वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड चेन वाला कंसेप्ट है, ठीक है। यहाँ पे हमें ये नोटिस करना है कि एक ही जीन से पॉलीपेप्टाइड एक ही बनता है, बट उसके जो एक्सप्रेशंस आते हैं वो अलग अलग आते हैं, ठीक है। क्या एग्जाम्पल्स है, जैसे कि यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल से बात करते हैं। देखो पी प्लांट के बारे में तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं। तो पी प्लांट में हमें देखने को मिलता है, मान लेते हैं इस जीन के बारे में बात करते हैं। ये है एक जीन। ये जीन क्या कर रहा है, एक सिंगल जीन है बट इसके तीन एक्सप्रेशन है। पहला एक्सप्रेशन है इसका कि ये फ्लावर कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल है, फ्लावर कलर, ठीक है। दूसरा है कि बेटा जो सीड कोट कलर होता है ना, सीड कोट कलर, जिसको हम सीड कलर बोलते हैं, ठीक है, उसके लिए भी ये रेस्पॉन्सिबल है, सेम जीन। और तीसरी चीज है ना, ये ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द रेड स्पॉट इन लीफ, ठीक है, एक्सियल। तो लीफ एक्सियल आप देखोगे, है ना, तो वहां पे आपको रेड डॉट दिखाई देंगे, मतलब जहां पे भी पिगमेंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, पिगमेंटेशन दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये वाला होगा, ये होगा, तो एक ही जीन है। मतलब ये तीन अगर आप फिनोटाइप देखोगे और रियलिटी में अगर आप डीएनए चेक करोगे कि कहाँ पे कहाँ से आ रहा है ये कैरेक्टर, तो आप एक ही लोसाई पे पहुंचोगे, है ना, और एक ही डीएनए पे पहुंचोगे जो यहाँ पे एक्चुअली आपको, है ना, दिखा रहा है। अगर आपको याद भी हो तो मैंने आपको बताया था कि फ्लावर कलर और सीड कलर, इसका जीन फर्स्ट क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, इफ यू रिमेम्बर। इफ यू डोंट रिमेम्बर, जस्ट, है ना, थोड़ा सा बैक चेक करो आप लोग आपका पेजेस और आपको दिखेगा कि जो भी पी प्लांट का फ्लावर कलर और सीड कलर जो है वो एक्चुअली एक ही जीन है, ठीक है। इट्स अ वन सिंगल जीन, वो अलग अलग नहीं है। इसीलिए, है ना, मेंडल को इसमें लिंकेज मिला भी नहीं, क्योंकि वो अलग पोजीशन पे नहीं, वो एक ही पोजीशन पे जीन है, बिकॉज इट इज शोइंग द प्लियोट्रॉपिक जीन। नेक्स्ट देखो, अगर हम पी प्लांट के बारे में बात करते हैं तो हमारे पास में एक दूसरा भी जीन है, मान लेते हैं, है ना। इसके बारे में मैंने आपको पहले मतलब एक्सप्लेन भी किया लास्ट क्लास में। ये क्या है, इसमें है जैसे कि पहला है सीड शेप, सीड शेप राउंड या व्रिंकल्ड, और दूसरा है बेटा साइज ऑफ, साइज ऑफ द स्टार्च ग्रेन्यूल, है ना। तो ये वाला कंसेप्ट भी बेटा मैंने आप लोगों को समझाया था कि स्टार्च ग्रेन्स का साइज वाला जो कैरेक्टर है वो एक्चुअली, है ना, इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो करता है, और सीड शेप वाला कंप्लीट डोमिनेंस शो करता है। तो वो किस तरह से ऑस्मोटिक, है ना, एक्टिविटी की वजह से सीड का शेप राउंड या व्रिंकल्ड हो जाता है। तो दो अलग अलग फिनोटाइप है, रिलेटेड है। इसी की वजह से स्टार्च ग्रेन की वजह से ही सीड शेप डिसाइड होता है।
बट है तो देखने के लिए दो अलग डिफरेंट फेनोटाइप, ठीक है। सो दिस इज व्हाट द वे वी हैव टू अंडरस्टैंड। देखो मैंने आपको लिथैलिटी बात लास्ट क्लास में पढ़ाई थी। अभी लिथैलिटी में क्या होता है मेरे बच्चों, लीथल जीन्स आर मोस्टली प्लियोट्रॉपिक, ये हमने बात करी थी, बराबर है ना। देखो हम यहाँ पे नोट करते हैं कि अगर मैं ड्रोसोफिला, अभी ड्रोसोफिला क्या है, इसको सबसे ज्यादा पढ़ा गया है ड्रोसोफिला को। ड्रोसोफिला है फ्रूट फ्लाई, है ना, ड्रोसोफिला मिलेनोगेस्टर बोलते हैं इसको, ठीक है। सो ड्रोसोफिला ये जो है फ्रूट फ्लाई, इसमें देखो यार बहुत सारे कैरेक्टर आपको देखने को मिलेंगे। नंबर 1, ये कैरेक्टर है, एक ही जीन से, सिंगल जीन इज शोइंग दैट, सबसे पहले तो साइज ऑफ विंग्स, विंग्स उसके छोटे हैं बड़े हैं, ठीक है, ये वाला कैरेक्टर आपको ट्रेट आपको देखने को मिलता है। बट द सेम जीन, ठीक है, वही जीन रिस्पॉन्सिबल है फॉर दी एक और कैरेक्टर बेटा जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रिसल्स ऑन द विंग्स। उसके विंग्स के ऊपर बहुत बार ब्रिसल्स होते हैं, छोटे छोटे हेयर लाइक ऐसे छोटे प्रोजेक्शंस होते हैं, ठीक है। तो वो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, वो भी उसी जीन की वजह से होता है, ठीक है। देन जैसे कि यहाँ पे हम लोग लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, स्ट्रक्चर ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो उसके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं उनमें जो स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस हमें देखने को मिलते हैं, ये भी बेटा एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड्स की वजह से हो रहा है, मतलब एक ही जो ड्रोसोफिला है ना, उसके एक ही जीन की वजह से ये हो रहा है। देन द फोर्थ वन, देखो फर्टिलिटी, क्योंकि देखो अगर वो स्ट्रक्चर से रिलेटेड है ना रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के, तो फर्टिलिटी से भी वो रिलेटेड है, ठीक है। तो फर्टाइल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये भी वो डिसाइड करेगा। तीसरा होता है ना, लॉन्गेविटी, मतलब इसके बाद का है लॉन्गेविटी, ठीक है। तो लॉन्गेविटी मतलब ही है बेटा कि वो कितने दिनों तक सरवाइव करेगा, एग्जिस्ट करेगा। तो ये जो सारी चीजें हैं 1 2 3 4 5, ठीक है, या इसके अलावा बैलेंसर का कैरेक्टर होता है, बैलेंसर होते हैं उनके पास में, बैठते उठते समय उनको बैलेंस करने के लिए। सो यू नो ये सब कैरेक्टर एक ही जीन रिप्रेजेंट करता है, अ सिंगल जीन, ठीक है, एक ही जीन है। ये बात हमेशा याद रखना कि हमने ड्रोसोफिला को क्यों पढ़ा, मतलब क्यों एज ए स्टडी मटेरियल यूज किया, इसके कैरेक्टर हम लोग आगे देखने वाले हैं। बट मैं पहली बात तो यहाँ समझा दूं कि ड्रोसोफिला में क्रोमोजोम है होते हैं, वो है सिर्फ 4, ठीक है, 4 क्रोमोजोम है। और 4 क्रोमोजोम होने की वजह से उसको स्टडी कर पाना बहुत ही आसान है, ठीक है। अभी लिथैलिटी वाला भी अगर अगर हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि देखो इन ह्यूमंस, ह्यूमंस के बारे में अगर हम लोग बात करें, ठीक है, वी टॉक अबाउट द ह्यूमंस, ठीक है। देखो ऑलमोस्ट, बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैक्टर है, फैक्ट है ये, ऑलमोस्ट ऑल जेनेटिकल डिसऑर्डर्स, ऑलमोस्ट ऑल जेनेटिकल डिसऑर्डर्स, ठीक है, ये सब बेटा ऑल, है ना, डिसऑर्डर जो है वो प्लियोट्रॉपिक होते हैं। जैसे अभी हम लोग ऑब्वियसली एग्जांपल देख रहे हैं, वो है सिकल सेल एनीमिया का, ठीक है। तो सिकल सेल एनीमिया इज वन एग्जांपल। देखो अब यहाँ पे, है ना, थोड़ा सा हम सिकल सेल एनीमिया के बारे में जान लेते हैं। बेटा देखो ये एक डिसऑर्डर है जो कि ऑटोजोमल है, ऑटोजोमल है मतलब सेक्स क्रोमोसोम पे नहीं है, तो ऑटोजोम के ऊपर होता है। बड़े ध्यान से समझना, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चंस आते हैं। ऑटोजोमल रिसेसिव, ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, मतलब, है ना, ये उसी बंदे को सीवियरिटी दिखाएगा जो होमोजाइगस है, रिसेसिव है, ठीक है, क्योंकि रिसेसिव है ना। नाउ
दूसरा मुद्दा है कि जीन कहाँ पे प्रेजेंट है भैया, ठीक है। सो जीन इज मतलब कौन से जीन है देख लेंगे। जीन इज प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम नंबर 11। 11वें नंबर का क्रोमोसोम है, 11th क्रोमोसोम हमारा, जिसके ऊपर इसका जीन प्रेजेंट होता है, ऑटोसोम है, ठीक है, उसके ऊपर प्रेजेंट होता है। कौन से जीन है ना, कौन से जीन है बेटा, मतलब जीन मतलब कौन से एलील है इसके, ठीक है। दो पॉसिबल एलील है, एक है HBA और दूसरा है HBS। ए नॉर्मल है और एस जो है वो सिकल सेल वाला है, ठीक है। ए डोमिनेंट है और एस वाला जो है रिसेसिव है, ठीक है। तो ऑब्वियसली बेटा ये है डोमिनेंट, ठीक है, नॉर्मल को रिप्रेजेंट करेगा। HBS जो है वो डेफिनेटली बेटा है रेसेसिव, ठीक है। और बेटा वो डेफिनेटली एनीमिया जो होता है, सिकल सेल एनीमिया को रिप्रेजेंट करेगा। सो है ना, नॉर्मल है, आपको ये बहुत इजीली कैच भी हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। बट देखो, जैसे कि हम लोगों ने अल्बिनिज्म का प्रॉब्लम सॉल्व किया था, है ना, अल्बिनिज्म में भी, अल्बिनिज्म क्या है, अल्बिनिज्म इज आल्सो एन ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, ठीक है। अल्बिनिज्म इज आल्सो ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, ठीक है, वैसे ही, ठीक है। बट यहाँ नोटिस करने वाली बात है कि ये जो है ना, इसको हम लोग बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया। इसमें होता क्या है, इसमें होता है कि आरबीसीज जो होते हैं ना, आरबीसीज, ठीक है, उनका जो है शेप बदल जाता है, उनकी संख्या कम नहीं होती। इसीलिए है ना, ये है ना क्वालिटेटिव डिसऑर्डर है, ये बात को याद रखो, इट इज अ क्वालिटेटिव डिसऑर्डर। Qualitative disorder क्यों? Because it is related to the distortion of the shapes of the RBCs. RBCs का shapes जो है वो चेंज हो जाते हैं, इसीलिए इसको हम लोग क्वालिटेटिव डिसऑर्डर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसके कंपैरेटिवली हम लोग बात करते हैं ये वाला जो एनीमिया है, जिसको हम लोग बोलते हैं थैलासेमिया, ठीक है। अभी थैलेसेमिया में क्या होता है, थैलेसेमिया में ऑब्वियसली बेटा हमारे हीमोग्लोबिन की संख्या घटती है, ठीक है, नंबर ऑफ हीमोग्लोबिन रिड्यूस, तो इसीलिए ये क्वांटिटेटिव अमोनिया है, ठीक है, सॉरी, क्वांटिटेटिव अनेमिया है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दीस टू। सिकल सेल एनीमिया एक क्वालिटेटिव अनेमिया है। क्वालिटेटिव का क्या मतलब है, क्वालिटेटिव का मतलब है कि हमारे डब्ल्यूबीसी उतने ही बनते हैं, ठीक है, हमारे जो डब्ल्यूबीसी होते हैं, ठीक है, वो उतने ही बनते हैं, ज्यादा नहीं बन पाएंगे। बट मुद्दा ये है कि यहाँ पे क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव, थैलेसेमिया में आपको जो थैलेसेमिक पेशेंट होते हैं उनको हमेशा बेटा है ना ब्लड उसका उनको ट्रांसफ्यूजन करना होता है, ब्लड देना पड़ता है, ठीक है। सो दैट्स इट, दैट इज व्हाट द सिंपल थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड। ओके, नाउ इसका थोड़ा मोलेकुलर एस्पेक्ट हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि जब भी देखो, अगर आप लोग यहाँ पे देखो, ये है HBA, HBA है ना, जो है वो HBS में जब भी कन्वर्ट होता है, HBS, तो होता क्या है, उसमें हो जाता है पॉइंट म्यूटेशन, ठीक है, पॉइंट म्यूटेशन। नाउ अंडरस्टैंड दैट बेटा, DNA जो है उसके ऊपर सीक्वेंसेस होते हैं, जैसे कि ATC, AGA, AG, AGG, इस तरह से सीक्वेंसेस होते हैं DNA के ऊपर, ठीक है। अगर सपोज, ध्यान देना बच्चों, ध्यान देना, अगर सपोज कोई भी एक बेस चेंज हो जाए, सिंगल बेस चेंज हो जाए, तो यही सीक्वेंस कैसा लिखा जाएगा? द सेम सीक्वेंस कैन बी रिटन लाइक दिस वन, ATC, AC, यहाँ पे A is replaced by something that is called as what, the T, so it becomes ACT and then AGG। मतलब हुआ क्या कि जो नॉर्मली जो पहले वाला जो चीज थी है ना, मतलब पहले जो है ना ये था, अगर आप देखोगे तो मैं तीन तीन को ही पढ़ रहा हूँ, इनको हम लोग बोलते हैं ट्रिपलेट, तो ट्रिपलेट चेंज हो जाता है।
पहला ट्रिपलेट तो जैसे कि वैसा रहा, उसको फर्क नहीं पड़ा, पर दूसरा ट्रिपलेट बदल गया, ACT हो गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि ए की जगह टी लग गया है। ठीक है, इसीलिए सीक्वेंस चेंज हो गया। इसी को हम लोग बोलते हैं, जब भी बेटा म्यूटेशन किसी सिंगल बेस पेयर पे हो, एक सिंगल बेस पेयर पे, तो उसे हम लोग कहते हैं पॉइंट म्यूटेशन। तो बेटा अभी से देखो, म्यूटेशन में तो ये मैं पढ़ाऊंगा ही आपको, टाइप्स पढ़ाऊंगा, बट अभी तो इतना समझ लो कि जब भी हम डीएनए का सीक्वेंस या जीन के नाइट्रोजनस बेसिस का सीक्वेंस देखते हैं, और अगर वो बेस सिर्फ एक सिंगल बेस से बदल जाए, ठीक है, तो उसी म्यूटेशन को हम पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। तो एचबीए से एचबीएस जब बनता है तो सिर्फ एक सिंगल बेस पेयर चेंज होता है ना, मजेदार बात, और उससे डिसीज हो जाता है ना, उससे डिसीज हो भी जाता है। यही केमिकल नेचर का पावर है हमारे जीन के। ठीक है, तो इसको हमें समझना है। हम लोग कैसे समझेंगे? ठीक है, देखो यहाँ पे पॉइंट म्यूटेशन हुआ। पॉइंट म्यूटेशन को मैंने क्या कहा? बेस पेयर सब्स्टिट्यूशन है, ये सब्स्टिट्यूशन हुआ है। मतलब ये पॉइंट म्यूटेशन तो है ही, बट कौन से प्रकार का पॉइंट म्यूटेशन है? इट इज अ सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन। ठीक है, देखो आपको मैंने, अगर आपको याद भी हो तो इनिशियल लेवल पे है ना, नॉन सेंस म्यूटेशन, सेम सेंस म्यूटेशन और मिस सेंस म्यूटेशन, ऐसे 3 टर्म बताए थे, इफ यू रिमेम्बर, है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है ना, हीमोग्लोबिन तो बन तो रहा है, प्रोटीन्स बन तो रहे हैं, बट वैसा नहीं बन रहा जैसा पहले, है ना, नॉर्मल बनता है। इसीलिए ना तो नॉनसेंस है और ना ही सेम सेंस है, ये क्या हो जाएगा? मिस सेंस म्यूटेशन। करेक्ट है? तो आपको याद रखना पड़ेगा कि यहाँ पे होता है मिस सेंस म्यूटेशन। तो मैंने तीनों के तीनों क्वेश्चंस बेटा आपको बता दिए हैं। ठीक है, आपको जब भी सिकल सेल अनेमिया के बारे में क्वेश्चन आएगा एग्जामिनेशन में, वो पूछेंगे कि ये कौन से प्रकार का म्यूटेशन है, तो आपका आंसर होगा इट इज ए पॉइंट म्यूटेशन। वो पूछेंगे पॉइंट म्यूटेशन में कौन से प्रकार का है, आप बोलोगे इट इज एन सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन। सब्स्टिट्यूशन मतलब ए की जगह टी लग गया, एक बेस को दूसरे बेस में सब्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक है, तो ये तो एग्जाम्पल सही नहीं है, मैंने बस समझाने के लिए बताया, इसको मिटा भी दूंगा थोड़ी देर बाद में, क्योंकि रियल चीज हम लोग लिखने वाले हैं। ठीक है, अच्छा, तो इसमें जो फिनोटिपिक एक्सप्रेशन आता है उसकी वजह से हम इसको कौन सा म्यूटेशन कहेंगे? तो आंसर है मिस सेंस म्यूटेशन। सो लेट्स बिगिन, है ना, थोड़ा सा इसको अच्छे से समझ लेते हैं। देखो नॉर्मल बात क्या है, बहुत ध्यान से समझना, ये मुश्किल तो है नहीं वैसे भी। जो भी डीएनए होता है ना, जब भी आप हीमोग्लोबिन के बारे में पढ़ते हो, तो हैव यू स्टडीड हीमोग्लोबिन? यस, है ना। हाउ इट इज अ, है ना, 4 यूनिट मॉलिक्यूल। 4 यूनिट मॉलिक्यूल है, मतलब इसमें 2, है ना, अल्फा चेन होते हैं, सब यूनिट होते हैं, 2 बीटा सब यूनिट होते हैं ना हीमोग्लोबिन में, है कि नहीं? तो हम लोग बात कर रहे हैं सिर्फ बीटा, बीटा जो पॉलीपेप्टाइड है या बीटा सब यूनिट होता है, उसके बारे में बात करते हैं। अगर आप कंफ्यूज हो रहे होंगे तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ, अल्फा सब यूनिट, बीटा सब यूनिट, बीटा सब यूनिट, अल्फा सब यूनिट, और ये है हमारा हीमोग्लोबिन। ठीक है, सो दिस इज आवर हीमोग्लोबिन। अब ये जो हीमोग्लोबिन है, इसमें जो बीटा चेन है, दिस इज व्हाट ना, इसमें म्यूटेशन होता है। ठीक है, म्यूटेशन इसमें होता है जब हम सिकल सेल एनीमिया के बारे में पढ़ते हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट द जीन, जो कि 11th क्रोमोसोम पे है, ऐसा हम लोग कह रहे हैं। ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट द जीन, है ना, जो नॉर्मल है वो क्या करेगा, कैसा होगा। ठीक है, देखो वो जीन मतलब डीएनए है, तो उसका सीक्वेंस जो भी होगा इस तरह से हमें मिलेगा। ये जो है ना, उसका ये सीक्वेंस है CTC ऑन द डीएनए, और ये है हमारा 6th कोडॉन, मतलब 6th ट्रिपलेट। तो ये क्वेश्चन आएगा, देखो यहाँ पहला होगा, यहाँ दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा, पांचवा होगा, 6th। जो 6th है उसमें ही फर्क पड़ता है। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस हम लोग पढ़ेंगे, तो इसको मैं फिर से आपको बताऊंगा, क्योंकि तब हम लोग सिर्फ बेसिस के बारे में ही बात करेंगे ज्यादा। तो देखो यहाँ 6th ट्रिपलेट है, वो चेंज हो जाता है। ठीक है, बट नॉर्मल कंडीशन पहले पढ़े। नॉर्मली क्या हो रहा है, जब HbA है
तो 6 कोड है, तो इसका क्या बनेगा? देखो, जब इसका mRNA बनेगा, जब DNA से mRNA बनता है, तो CTC शुड बी कॉपीड लाइक दिस वन। CTC शुड बी कॉपीड लाइक, C का कॉम्प्लीमेंट्री G है, ठीक है, T का कॉम्प्लीमेंट्री A है, और अगेन C, तो mRNA के ऊपर ये सीक्वेंस आना चाहिए, ठीक है। अब ये मैंडेटरी है कि जब भी GAG ये सीक्वेंस बनता है, तो उससे जब पॉलीपेप्टाइड बनेगा, व्हेनेवर इट विल फॉर्म अ पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड, है ना, ये आपको नॉर्मली पता होना चाहिए। DNA से mRNA बनता है और mRNA से प्रोटीन, ठीक है। तो मतलब DNA के सीक्वेंस को कॉपी करके mRNA का सीक्वेंस बनता है, और mRNA को सीक्वेंस को देख करके अमाइनो एसिड का सीक्वेंस बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे 6th पोजीशन पे जहां पे GAG है, उसके वजह से आता है एक अमीनो एसिड जिसका नाम है बच्चों ग्लूटामिक एसिड, ठीक है। तो 6th पोजीशन पे CTC होगा DNA में, इसीलिए 6th पोजीशन पे GAG होगा mRNA में, इसीलिए ग्लूटामिक एसिड होगा, क्योंकि GAG ओनली कोड्स फॉर द ग्लूटामिक एसिड। तो बेटा ग्लूटामिक एसिड नाम का अमाइनो एसिड होगा, और इसके वजह से जो भी एक्सप्रेशन आता है मेरे प्यारे बच्चों, उससे बनता है, यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा, इट विल प्रोड्यूस द नॉर्मल नॉर्मल बीटा चेन, बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन, ठीक है ना। सो है ना, तो इससे क्या बनेगा, है ना, फॉर नॉर्मल नॉर्मल हीमोग्लोबिन, इससे नॉर्मल हीमोग्लोबिन बनता है। सो बेसिकली यहाँ पे ये डिसीज नहीं कराएगा, कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, बट अंडरस्टैंड दिस इज अ नॉर्मल केस। ये है नॉर्मल केस के बारे में हमने बात करी। नाउ सपोज, है ना, अब हम लोग बात करते हैं डिसऑर्डर के बारे में। अगर डिसऑर्डर होता है तो एक्चुअली होगा क्या? सो लेट्स, आई विल यूज दिस रेड कलर। यहाँ पे देखो, डिसऑर्डर में जो डीएनए है, डीएनए में जो सीटीसी है वो बदल जाता है, इट बिकम्स सीएसी। नाउ इन द डीएनए द टी जो है, टी है, इट इज रिप्लेस बाय द ए। यहाँ याद रखना कि टी एक पायरिमिडीन है और ए एक प्यूरीन है। सो pyrimidine इज रिप्लेस बाय द प्यूरीन, बट हुआ क्या है, सिंगल बेस पेयर चेंज हो गया है। आपको क्वेश्चन आएगा कौन से कोड में ये चेंज होता है, तो आंसर है 6th कोड में चेंज होता है। राइट नाउ अब ये देखो, इससे जो mRNA बनेगा, मैसेंजर आरएनए बनेगा, वो सीक्वेंस भी बदल जाएगा, क्योंकि C है तो G आएगा, C का कॉम्प्लीमेंट्री C पेयर्स विद द G। बट A जो है, A है तो T आना चाहिए, बट क्योंकि आरएनए है, आरएनए में T होता नहीं है, U होता है, सो A की जगह पे आ जाएगा U। और यहाँ पे अगेन, तो बेटा देखो आप कोडॉन बदल गया यार mRNA के ऊपर, GAG की जगह आ गया GUG। ऑब्वियसली वो पहले जैसा है नहीं, जैसा नॉर्मल में बन रहा था वैसा तो नहीं है। ऑन द 6th पोजीशन द कोडॉन चेंज्ड ऑन द mRNA बिकॉज डीएनए में म्यूटेशन हुआ है, पॉइंट म्यूटेशन। अब ये जीयूजी है ना, ये कोड करता है बेटा वैलीन को, इसीलिए 6th पोजीशन पे एक अलग ही अमीनो एसिड लग जाता है जिसका नाम है बच्चों वैलीन, ठीक है, वैलीन। सो वैलीन रिप्लेसेस ग्लूटामिक एसिड, यही तो कितनी बार क्वेश्चन है नीट में, ठीक है। वैलीन ग्लूटामिक एसिड को रिप्लेस कर देता है, व्हाई, बिकॉज द कोडॉन चेंज्ड, है ना, CAC GUG डन। नाउ इससे क्या होगा भाई, इससे क्या होता है जब वैलीन आ जाता है, ऑब्वियसली एबनॉर्मल बीटा चेन विल फॉर्म। अभी क्योंकि बीटा चेन बन तो रहा है एबनॉर्मल, इसीलिए मिस सेंस है, ठीक है। एंड ठीक है, फॉर, ठीक है, क्या फॉर्म करेगा, फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा ऑफ एबनॉर्मल, फॉर्मेशन ऑफ द एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन, जिसको हम लोग एस टाइप बोलते हैं, सिकल सेल, सिकल टाइप, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह है कि देखो एक सिंगल बेस पेयर को बदलने की वजह से, है ना, इतना सारा चेंज आ जाता है। आरबीसी का जो शेप होता है डिस्कॉइड शेप होता है, वो डिस्कॉइड शेप, ये जो शेप होता है ऐसा, ठीक है, डिस्क जैसा आप लोगों ने देखा होगा, ऐसा नहीं आकर के शेप आता है ऐसा, सिकल शेप, ठीक है।
तो एक सिंगल बेस से इतना फर्क पड़ रहा है, आप नोटिस करो। बट बेटा इसके प्राइमरी इफेक्ट क्या है, ये जब चेंज होगा, व्हाट आर द प्राइमरी इफेक्ट्स ऑफ दिस, यू नो, व्हाट आर द प्राइमरी इफेक्ट, क्या फर्क पड़ेगा जब एक सिंगल बेस पेयर चेंज हो गया, तो क्या फर्क पड़ेगा। देखो, सबसे प्राइमरी इफेक्ट तो आपको आरबीसी में देखने को मिलेगा, ठीक है, जो आरबीसी है उनमें देखने को मिलेगा, ठीक है। ये बात नोटिस करने वाली ये है कि आरबीसी है ना तभी ज्यादा अफेक्ट होते हैं जब किसी भी इंसान के ऊपर ऑक्सीजन का स्ट्रेस होता है, मतलब वो ऐसे कंडीशन में जाके सरवाइव करना चाहता है जहां पे ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा कमी हो, ऑक्सीजन डेफिशिएंसी हो, ठीक है। तो ऑक्सीजन डेफिशिएंसी के केस में बेटा आपको एक चीज नोटिस करने को मिलेगी, हमें आरबीसी का शेप जो है चेंज होते हुए दिखाई देता है और आरबीसी बन जाता है, दैट्स इट, वी हैव टू अंडरस्टैंड सीकल, ठीक है, इट बिकम्स सीकल शेप, ठीक है, इन केस ऑफ व्हाट दी है ना ऑक्सीजन स्ट्रेस। नॉर्मल में वो उसका आरबीसी का शेप है ना प्रॉपर होता है। नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ से अगर वो सीकल शेप हो जाएगा तो फिर ये तो प्राइमरी इफेक्ट हो गया, फिर उससे जो नेक्स्ट सेकेंडरी इफेक्ट क्या हो जाएंगे, ठीक है। देखो आरबीसी बन जाता है हार्ड एंड रिजिड, ठीक है, आरबीसी की जो फ्लेक्सिबिलिटी है क्योंकि उसको तो फ्लो होना है छोटे छोटे कैपिलरीज में से, ठीक है, डिस्क शेप इसीलिए तो है क्योंकि वो फ्लो होना चाहता है बड़ी तेजी से। सो देखो हार्ड एंड रिजिड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो कॉलम ऐसे मतलब सिकल शेप बन जाता है, तो व्हाट हैपेंस, इट गेट entangled, gets entangled in the fine blood capillaries। तो जो ब्लड कैपिलरीज होती है, ठीक है, उनमें जाकर के ये देखो ये वाला ऐसा है ना, ठीक है, दूसरा आएगा ये वाला ऐसा है, तो ये एक दूसरे में अटक जाते हैं, और जब देखो ये अगर एक दूसरे में अटक गए तो क्लम्पिंग होगी यार, है ना, और क्लम्पिंग होगी तो कैपिलरीज में ब्लॉकेजेस आ जाएंगे, और वहां पे देखो बड़े वेसल्स में उतना फर्क नहीं पड़ता, बट कैपिलरीज क्योंकि बहुत छोटी होती है, उसका डायमीटर बहुत कम होता है, तो वहां जाकर के इनके बेटा क्लम्पिंग्स बनते हैं, क्योंकि ये एंटेंगल होते हैं एक दूसरे के साथ में, क्योंकि शेप ही वैसा है, ठीक है, एंड सो दैट है ना रिजल्ट्स इनटू द पुअर सर्कुलेशन। ऑब्वियसली बेटा पुअर सर्कुलेशन अगर है तो ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी में इसमें बहुत फर्क पड़ता है, ठीक है, ऑक्सीजन के सप्लाई में ऑक्सीजन स्ट्रेस जो है वो डेफिनेटली आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज व्हाट द वन इफेक्ट दैट वी कैन अंडरस्टैंड, ठीक है, दैट्स व्हाट। दूसरी एक चीज हो सकती है, सेकंड पॉइंट यहाँ पे मैं, दिस इज द फर्स्ट थिंग आई विल, है ना, यहाँ पे एक और चीज हो सकती है, और वो क्या है, इसका जो लाइफ है आरबीसी का, हम लोग बोलते हैं कि 120 डेज होता है, तो उतने दिन ये सरवाइव नहीं कर पाता, ठीक है, इसका लाइफ स्पैन कम हो जाता है आरबीसी का, दैट्स अ लेस लाइफ स्पैन, दैट इज मे बी 80 to 100 डेज पे आ जाएगा, ये ज्यादा दिन तक आरबीसी सरवाइव नहीं करेंगे, ठीक है। सो ऑब्वियसली यहाँ पे भी प्रॉब्लम होता है, अगर बेटा है ना ज्यादा देर तक नहीं सरवाइव कर पाएंगे तो बिल्कुल बेटा आ, बहुत जल्दी से बेटा आरबीसी की डेथ होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है, आरबीसी डेथ, ठीक है, जल्दी जल्दी होगी, अर्ली आरबीसी डेथ हम लोग बोलेंगे। अब देखो अर्ली आरबीसी की डेथ होगी मतलब क्या होगा भाई, आरबीसी का अमाउंट कम होना लगेगा, ठीक है। सो ऑब्वियसली बेटा यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लो आरबीसी काउंट, ठीक है, उसके बॉडी में बहुत कम बेटा आरबीसी रहने लगेगा, और एक्चुअली इसी को हम एनीमिया कहते हैं। एनीमिया का मतलब ही होगा द डेफिशिएंसी, और है ना कमी होना, आरबीसी क्या हीमोग्लोबिन की कमी होना, इसी को हम लोग एनीमिया कहते हैं। अब देखो ये एक्चुअल रियल मायने में एनीमिया नहीं है, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन जो है वो कम नहीं हो रहा है, यहाँ तो डायरेक्ट आरबीसी कम हो रहा है, तो आरबीसी नहीं है ना, आरबीसी की संख्या कम हो रही है, इसीलिए ऑब्वियसली उसमें जो ऑक्सीजन सप्लाई होना चाहिए उतने प्रॉपरली हो नहीं पा रहा है, तो ये है बेटा सेकंड इफेक्ट, ठीक है।
तीसरी चीज है, नाउ देखो तीसरा वाला जो है वो पॉजिटिव इम्पैक्ट है ना। थर्ड वन इज व्हाट द पॉजिटिव इम्पैक्ट। होता क्या है, ठीक है, इसमें होता है इंक्रीज्ड रेजिस्टेंस टू मलेरिया। ठीक है, तो डेफिनेटली बेटा यहाँ पे इंक्रीज रेजिस्टेंस हो रहा है, रेजिस्टेंस बढ़ रहा है टू द मलेरिया। ठीक है, मलेरिया के लिए रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, ये हम लोगों को देखने को मिलता है। होता क्या है कि देखो प्लाज्मोडियम नाम का है ना पैरासाइट है या प्रोटोजोवन है। ठीक है, प्लाज्मोडियम नाम का जो प्रोटोजोवन है वो आरबीसी में अपनी लाइफ साइकिल पूरी करता है। ठीक है, तो यहाँ पे होता क्या है कि प्लाज्मोडियम, क्योंकि प्लाज्मोडियम is unable plasmodium is unable to attach and penetrate आरबीसी, क्योंकि ये हो जाते हैं रिजिड। ठीक है, देखो अगर प्लाज्मोडियम को आरबीसी के अंदर जाकर के अपना एक लाइफ स्टेज पूरा करना है, लाइफ साइकिल का, ठीक है, तो आप लोग पढ़ोगे लाइफ साइकिल आप इसका प्लाज्मोडियम का इन योर हेल्थ एंड डिसीजेस चैप्टर, वहां पे है। ठीक है, तो प्लाज्मोडियम अगर अपना लाइफ साइकिल पूरा करना चाहते तो उसे एक प्रॉपर फ्लेक्सिबल आरबीसी चाहिए होते हैं। अब यहाँ पे होता क्या है कि इन बंदों में जिनमें सिकल सेल अनेमिया है, बहुत सारे आधे तो ऐसे सेल को देखने को मिलते हैं जिनमें ऑब्वियसली प्यारे बच्चों सिकल शेप्ड सेल्स पाए जाते हैं। नॉर्मल भी है, ठीक है, बट देखो जितना बेटा कमी होगी उतना उनको भी तकलीफ होती है, प्लाज्मोडियम को भी अच्छा नॉर्मल प्रॉपर घर ढूंढने में। ठीक है, तो घर पहले से ही एंड में है तो वहां पे कौन जाके रहेगा, वो तो रहना ही नहीं चाहते, तो इसीलिए उनमें रेजिस्टेंस आ जाता है। ठीक है, सो दैट्स इट, दैट इज व्हाट द सिंपलेस्ट थिंग। तो आप देख पा रहे होंगे किस तरह से, है ना, मैंने आपको यहाँ पे कुछ कुछ कैरेक्टर्स बताए हैं कि एक सिंगल सिंगल बेस में बदल होने की वजह से। अभी इसी पर्सन को अगर आप रोहतांग पास वगैरह लेके चले गए, अभी यहाँ तो मुंबई में नॉर्मल जिंदगी जी रहा है, बढ़िया है, क्योंकि वो एचबीएस कंडीशन में है। ठीक है, एचबीएस है तो फिर तो यहाँ पे भी उसकी तकलीफें है। ठीक है, होमोजाइगस होगा तो, बट अगर वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में है, इफ दैट पर्सन इज इन द हेट्रोजाइगस कंडीशन, ऑब्वियसली है ना, उसको बेटा हायर एल्टीट्यूड पे तकलीफ होगी, है ना, वो सफर करेगा। सो राइट नाउ सपोज इफ विल टॉक हियर, इससे अगर हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे, देखो हम लोग मुद्दे पे आते हैं। देखो मैं थोड़ा सा इसको इंक्रीज करता हूँ। देखो यहाँ मुझे पता है कि जब भी नॉर्मल बंदा है मतलब उसका है एच बी ए ऐसा अगर है तो ये होमोजाइगस है और ये परफेक्टली नॉर्मल है, जैसे कि अभी हम लोग है। ठीक है, अगर हमें एनीमिया नहीं है ना। दूसरा, अगर सपोज बेटा किसी बंदे में हेट्रोजाइगस नेचर है, एच बी एस, ठीक है, तो बेटा वो कैरियर है। ठीक है, वो कैरियर है बट नॉर्मल है, बट नॉर्मल है। ठीक है, तो कैरियर होना ये भी तो एक फिनोटाइप है, एक कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, और इस इंसान में दोनों प्रकार के सेल्स पाए जाते हैं, बोथ नॉर्मल एंड सिकल शेप्ड आरबीसीज आर फाउंड। इस बंदे में दोनों प्रकार के, तो ये कोडोमिनेंस का भी एग्जांपल है। कोडोमिनेंस समझ रहे हो ना, क्योंकि देखो नॉर्मल सेल भी बन रहे हैं और सिकल शेप्ड सेल्स भी बन रहे हैं, ऑब्वियसली, तो बेटा ये कोडोमिनेंस का एग्जांपल है। परफेक्ट। और एक है, हाँ पूछ लो, क्वेश्चन पूछो जल्दी से। ठीक है सर ये कैरियर है तो फिर अरे ये ऑटोसोमल कैरेक्टर है ना, तो फिर कैरियर कैसे होगा? क्यों नहीं, कैरियर क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये सरवाइव करेगा, रिप्रोडक्शन भी करेगा और इसी जीन को कैरी करके लेके जाएगा। कैरियर तो ये एक्स और वाई क्रोमोसोम पे जब होता है उसको नहीं बोलते हैं नहीं ना। नहीं, ऐसा नहीं है। उस समय कैरियर ये टर्म हम लोग मेल या फीमेल के साथ में, मतलब जेंडर बेस्ड कैरियर ये वर्ड यूज करना शुरू करते हैं। फीमेल इज कैरियर और मेल इज कैरियर ऐसा बोल रहे हैं। यहाँ पे हम लोग
विदाउट जेंडर ये बात कर रहे हैं, बात क्लियर? यस। ठीक है, तो कैरियर तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, बहुत सारे डिसीजेस है जिनके बेटा हम लोग कैरियर बनते हैं, ऑल्दो दे आर द ऑटोसोमल ऑल्सो। ये खास करके जो हेट्रोजाइगस कंडीशंस होती है, जहां पे भी ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर्स है, रिसेसिवनेस आ नहीं पाता है ना, डोमिनेंटनेस उस डिसीज को लाता नहीं है, आने नहीं देता, तो बेटा वो अलील डेफिनेटली ट्रांसफर तो होगा ना नेक्स्ट जनरेशन में, ट्रांसफर तो होगा। तो इस सेंस में हम लोग उसको कैरियर ही बोलते हैं। ठीक है, सो एचबीएस ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। तो देखो ये कंडीशन को एक्चुअली हम लोग सिकल सेल एनीमिया, ये जो है वर्ड हम लोग लिखते हैं या बताते हैं। ठीक है, सो दिस इज व्हाट द सिकल सेल एनीमिया हियर। ठीक है, राइट नाउ देखो हम लोग, देखो ये कैरियर वाला पॉइंट भी बात करेंगे जब हम लिंकेज वाली भी मतलब जो केसेस देखेंगे। अब यहाँ देखो यार, ये क्या कर सकता है, इट शोज लिथैलिटी, या तो जो हमने बात की थी अलग अलग प्रकार के लिथैलिटी के, तो जो सब लिथैलिटी होती है ना, सब लिथैलिटी, ठीक है, इसमें देखने को मिलती है। मतलब ही ये बंदे जो है वो मैच्योरिटी आने तक बेटा सरवाइव कर जाते हैं। ठीक है, एंड दैट्स इट, वी हैव टू अंडरस्टैंड। ठीक है, सो मैं यहाँ पे सीधा लिख देता हूँ कैरियर क्या है। देखो द डिसीज अपीयर्स ओनली इन homozygous condition, ओनली इन homozygous condition। ठीक है, तो सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में ही बेटा आपको इसका डिजीज देखने को मिलता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहां पे रेसेसिव अलील है, उसको कोई दबाने वाला है नहीं, है ना, उसको डोमिनेंट अलील होता नहीं है जो उसको दबा सके। हेट्रोजाइगस कंडीशन में ऐसा नहीं होता, खास करके ये वाली जो केस है, इस केस में हेट्रोजाइगस कंडीशन है, और इस हेट्रोजाइगस कंडीशन में ऑब्वियसली बेटा नॉर्मली हमें देखने को मिलता है कि, है ना, वो होगा, अलील तो मौजूद है, एचबीएस इज प्रेजेंट, बट इट जस्ट है ना कैन नॉट एक्सप्रेस। नाउ देखो हम लोगों को ये बहुत समझ में आना चाहिए कि देयर इज और देयर आर थ्री एलेलिक जीन इंटरैक्शंस। ठीक है, तीन प्रकार के जीन इंटरैक्शंस हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, थ्री एलेलिक जीन इंटरैक्शंस। अब ये तीन एलेलिक जीन इंटरैक्शंस कौन कौन से हैं? दैट इज देखो, सबसे पहले तो हमें कोडोमिनेंस देखने को मिलता है। कोडोमिनेंस कहाँ देखने को मिल रहा है? कोडोमिनेंस आपको उसके हेटेरोजाइगस कंडीशन में देखने को मिलता है। दूसरा बेटा प्लियोट्रोपिक नेचर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, और तीसरी चीज है लिथैलिटी भी देखने को मिलती है। ठीक है, सो ये जो है तीनों प्रकार के इंटरेक्शंस आपको देखने को मिलते हैं। राइट नाउ इफ वी कंसीडर हियर वन क्रॉस, ठीक है, तो यहाँ पे लेते हैं हम लोग एक पर्सन है जो HbA और HbA है। ठीक है, married to a normal HbA, what will happen? Nothing, सारे बच्चे जो है बेटा वो नॉर्मल ही होंगे। ठीक है, they all will be HbA, that's it, they all will be normal, no problem at all। ठीक है, तो ये केस में तो कुछ होगा ही नहीं, बट ये वाली केस लेते हैं, सी दिस केस। इस केस में हम लोग लेते हैं कि HbA नॉर्मल मैरिड टू heterozygous HbA HbS, what will happen? Now in this case we can get 1:1 ratio, है ना। देखो ऐसे केसेस में 1 होमोजाइगस 1 हेटेरोजाइगस रहा, तो हमें रिजल्ट भी बच्चों में होमोजाइगस हेटेरोजाइगस 1:1 रेशियो आता है। मैंने करके भी दिखाया था ये सारे प्रकार के क्रॉसेस। ठीक है, नाउ देखो ये बंदा कैरियर क्यों है ना, क्यों है? बिकॉज यहाँ पे आपको समझ में आना चाहिए कि देखो ये ऐसे भी बच्चे पैदा हो सकेंगे नॉर्मल वाले, बट ऐसे भी हो जाएंगे। तो अगेन यहाँ जो रेशियो आ रहा है ये 1:1 आ रहा है। नाउ देखो यहाँ नॉर्मल है क्या? तो हाँ सर ये नॉर्मल है। ओके, ये नॉर्मल है क्या? हाँ सर ये नॉर्मल है। तो दोनों में फर्क क्या है?
व्हाट इज द डिफरेंस? सर ये नॉर्मल है बट कैरी नहीं करेगा आगे, और ये सर ये नॉर्मल है बट कैरी करेगा आगे, यस और नो, जैसे इसने किया। समझ रहे हो राइल, है ना? यस। कैरी कैरी करेगा तो करेगा, तो बिल्कुल डेफिनेटली कैरियर है। कैरियर का मतलब ये होता है कि जिसमें सिम्टम दिखाई नहीं दे रहे बट उसके अंदर वो अलील है, उसको हम कैरियर बोलते हैं। इवन कोरोना केसेस में भी बेटा बहुत सारे लोग कैरियर ही तो हैं। ऑल ऑफ देम आर कैरियर, व्हाई? बिकॉज दे आर वर्किंग एज अ वेक्टर। ठीक है, क्योंकि उनको कोरोना हो जाता है, उनको खुद भी नहीं पता होता है, उनमें कोई सिम्टम भी नहीं आते हैं। नो सिम्टम यू विल सी इन देम बिकॉज दे हैव अ हाई रेजिस्टेंस, हाई इम्यूनिटी। ठीक है, बट जब भी वो छींकते हैं, खांसते हैं, बैठे रहते हैं, तो बेटा वो बराबर स्प्रेड करके चल निकल लेते हैं, तो वही सुपर स्प्रेडर्स बन जाते हैं। ठीक है, सो राइट नाउ सपोज देयर इज अनदर केस वी कैन सी, और वो केस क्या है भाई? बराबर मान लेते हैं HbA HbS क्रॉस्ड विद द HbA HbS। ठीक है, अब ये कंडीशन में ही बेटा आप लोगों को तीन पॉसिबिलिटीज मिलती है, आपको तो पता है। जब भी दो हेटेरोजाइगस हो तो रेशियो जो आएगा वो आएगा बेटा जीनोटिपिक 1:2:1 आता है। तो यहाँ पे देखो आपको HbA मिलेगा, दूसरी पॉसिबिलिटी HbA HbS मिलेगा, और तीसरी पॉसिबिलिटी ऑब्वियसली बेटा HbS मिलता है। अब क्योंकि ये सब लिथैलिटी शो करता है, यहाँ पे रेशियो 1:2:1 दिखाई तो दे रहा है, जीनोटिपिक है, बट फिनोटिपिकली क्योंकि इसकी डेथ हो सकती है ना, यहाँ पे देखो हमें लिथैलिटी देखने को मिलती है। ठीक है, सो इट कैन, द रेशियो कैन मॉडिफाई, है ना, द रेशियो कैन मॉडिफाई इनटू 1:2:1। तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये प्लियोट्रॉपी का एग्जांपल क्यों है। क्यों? क्योंकि अगर देखो आपके सामने कोई इंसान मतलब बच्चा है 12 साल का, 13 साल का, उसकी डेथ हो गई अनटाइमली। ठीक है, तो देखो बेटा वो तो सैड चीज होती है, बट एज ए जेनेटिस्ट आपको समझना है कि यार ये क्या कैरेक्टर है। एक है ना, बहुत सारे 12-13 साल के बच्चे की डेथ हुई नहीं, इसकी डेथ क्यों हुई? मतलब दिस इज लिथैलिटी, दिस इज अ कैरेक्टर ऑफ लिथैलिटी। आपको पता चलेगा अरे इट इज ड्यू टू द जेनेटिक डिसऑर्डर, दैट मींस जिस जिस भी जीन के वजह से इसकी डेथ हुई है तो हम लोग उसको बोलेंगे लीथल जीन। तो यहाँ पे HbS नाउ होमोजाइगस कंडीशन में लीथल जीन है। ठीक है, देखने का नजरिया मेरा, ये कैरेक्टर मुझे दिखाई दे रहा है। आप उसी बंदे को अफ्रीका में लेके जाओ, पता चला कि जितने नॉर्मल है यहाँ पे जो सरवाइव कर रहे हैं बंदे, ठीक है, वो उनकी मलेरिया से डेथ हो रही है बट ये बच गया। तो आप बोलोगे यार बाकी सारे गए, ये क्यों बच गया? तो आप बोलोगे अच्छा वो मलेरिया रेजिस्टेंट नहीं थे, दे वेयर मलेरिया है ना ससेप्टिबल, दिस पर्सन इज मलेरिया रेजिस्टेंस। ओके, तो आपके पास में दूसरा एक कैरेक्टर आया, बट आप खोजबीन करोगे तो पता चलेगा यही जीन है भाई, एक सिंगल एलिलिक म्यूटेशन इसके अंदर पाया जा रहा है। ठीक है, GUG बन गया बस GAG से, और वो बच्चों को मलेरिया से बच गया। तो आप बोलोगे ओहो हो, so malaria resistant gene is the same gene which is I considered as a lethal gene in the Mumbai, yes or no? ना उसी बंदे को आप लेके जाओ ऑक्सीजन डेफिशिएंट कंडीशन में रोहतांग पास, हाई एल्टीट्यूड लद्दाख में। अब जैसे ही लद्दाख में पहुंचेंगे बाकी सारे लोग कैसे तो भी एडजस्ट हो जाएंगे, ये तो वहीं है ना अनकॉन्शियस होके गिर जाएगा। यस, यस दे हैव मलेरिया रेजिस्टेंस। ठीक है, सो डेफिनेटली बेटा यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं मुद्दा क्या है कि इस तरह से हम लोग को दिखाई देता है, हम लोग अलग अलग कैरेक्टर्स ऑब्जर्व करते हैं, बट अल्टीमेटली जब ढूंढने चलेंगे तो हमें पता चलता है कि अरे ये तो सेम ही जीन है यार, सेम ही जीन है, अलग जीन है ही नहीं। इट्स जस्ट वन सिंगल जीन विच इज एक्चुअली एक्सप्रेसिंग इन डिफरेंट मैनर्स इन डिफरेंट कंडीशंस। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम लोग प्लियोट्रोपिज्म बोलते हैं। प्लियो का मतलब होता है डिफरेंस, ट्रोपिज्म का मतलब होता है डायरेक्शन। ठीक है, एक्सप्रेशन। सो इट इज एक्सप्रेसिंग इन डिफरेंट मैनर इन डिफरेंट कंडीशंस। ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग प्लियोट्रोपिज्म या बहुरूपिया बोलते हैं। बहुरूप समझते हो ना, बहुरूपिया। ठीक है, पॉली एक्सप्रेसिव सिंगल जीन, दैट इज अ प्लियोट्रोपी। एवरीवन इज क्लियर? तो अभी तक बेटा मैंने आपको इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, मल्टीपल एलिलिज्म, प्लियोट्रोपी, ये सारी चीजें समझाई।
जो कि एक ही जीन के दो अलील का इंटरेक्शन था, इसीलिए इनको हम लोग एलिलिक इंटरेक्शंस कहते हैं। अभी तक हम लोगों ने एलिलिक इंटरेक्शंस पढ़े हैं, इंट्राजेनिक इंटरेक्शंस पढ़े हैं, करेक्ट है। क्या पढ़ा हम लोगों ने? एक ही जीन के एक्सप्रेशंस अलग अलग, या तो एक ही जीन की वजह से अलग जो है रेशियो आए हैं। यहाँ पे भी फिनोटिपिक रेशियो मॉडिफाई हुआ, ये बन गया 2:1। ठीक है, तो ये बेटा जो भी हम लोगों ने पढ़ा, ये सब कुछ था रिगार्डिंग दी एलिलिक इंटरेक्शन, मतलब एक ही जीन के दो अलील के बीच का इंटरेक्शन। अब हमें क्या पढ़ना है? ऑब्वियसली यहाँ पे बेटा नोटिस करो, हमें पढ़ना है मेरे प्यारे बच्चों, इसको बोलते हैं सेकंड पॉइंट, हम लोगों को पढ़ना है। और सेकंड पॉइंट क्या है? ये है बच्चों नॉन एलेलिक इंटरेक्शन। ओके, नाउ यार यहाँ पे अब आपको समझ में आना चाहिए, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के इंटरेक्शंस आपको देखने को मिलते हैं। बहुत सारे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन है, सप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन है, एपिस्टेसिस है, ठीक है, रेसेसिव एपिस्टेसिस है, डोमिनेंट एपिस्टेसिस है। इतने ही हमें पढ़ने हैं, वैसे तो बहुत सारे हैं, बट इन सब के बारे में हम बात भी ना करेंगे, ठीक है, क्योंकि इतना पूछते भी नहीं है। कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री ये बात हमको पूछी जाती है, इसलिए हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी जितने भी हैं मैं उनका आपको नोट्स भेज दूंगा, ठीक है, आप उनको पढ़ो और समझने की कोशिश करो। इफ यू गेट द डिफिकल्टी, पहले तो इन सब कुछ समझते हैं, व्हाट इज दिस, यू नो। पहली बात, नॉन एलिलिक में हमें ये समझना है, इसमें एक जीन नहीं है यार, एक से ज्यादा जीन है। अल्टीमेटली दो जीन हो सकते हैं, देयर मस्ट बी टू जीन्स, ठीक है। सो देखो, नॉन एलिलिक इंटरेक्शन में बच्चों थोड़ा ध्यान से समझना भी, हाँ, थोड़ा मुश्किल भी होता है बच्चों के लिए। देखो, ये है कि प्रेजेंट, सॉरी, देखो, प्रेजेंट ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम, डिफरेंट क्रोमोसोम एंड डिफरेंट लोकस, ठीक है। तो इनके बीच में इंटरेक्शन, ऐसे एलील मतलब ऐसे जीन है ना, इट्स एन इंटरजेनिक इंटरेक्शन, ठीक है। ये देखो इंटरजेनिक है, मतलब दो जीन के बीच में, मतलब हम लोग यहाँ लिखते हैं बिटवीन टू जीन्स, ठीक है। तो ये जो इंटरेक्शन है, दो अलग अलग जीन के बीच का इंटरेक्शन है, दो अलग अलग लोसाई जो होते हैं, लोकस, उनके बीच का इंटरेक्शन है, ये हमें समझना है राइट नाउ। फर्स्ट बेटा हम लोग जो इंटरेक्शन लेंगे, और वो इंटरेक्शन है जिसको हम लोग बोलते हैं प्यारे बच्चों, इट्स कॉल्ड एज व्हाट, द कॉम्प्लीमेंट्री इंटरेक्शन, ठीक है। देखो, अब इसको बड़े ही आसानी से समझ लेना है, कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन। मैं आप सबसे पहले एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। अगर बेटा डाईहाइब्रिड क्रॉस है, मेंडेल का डाईहाइब्रिड क्रॉस, मतलब अगर हम दो जीन लेते हैं, ठीक है, तो फिनोटिपिक रेशियो क्या आएगा इन F2 जनरेशन? F2 जनरेशन में फिनोटिपिक रेशियो क्या आता है फॉर ए नॉर्मल डाईहाइब्रिड क्रॉस? तो आंसर है 9:3:3:1, करेक्ट है। ये रेशियो आया ना, हमने पढ़ा ना बच्चों, ये आता है ना, ठीक है। So that is what the point we have to understand, you know, complementary gene interaction, 9:3:3:1, ये इस प्रकार का इंटरेक्शन आपको देखने को मिलेगा, क्लियर है, ठीक है। अब ऑब्वियसली मैंने ये कहा कि जो भी नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस है, वो क्या करते हैं, जीनोटिपिक तो चेंज होगा नहीं, जीनोटिपिक रेशियो विल बी सेम, वही जो है 1:2:1:2:4:2:1:2:1, ये वाला इंटरेक्शन जो है डाईहाइब्रिड क्रॉस का आपको चेंज होते हुए नहीं दिखेगा, दैट विल बी सेम, बट फिनोटिपिक एक्सप्रेशन बदलते हुए नजर आएगा। नाउ ये क्यों होता है, क्या है, इसको हम लोग थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं।
कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब है कि दोनों जीन एक ही चीज के लिए बेटा एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। हम दोनों मिल करके कुछ है ना अलग अलग प्रकार का कैरेक्टर लाएंगे, ऐसा उनका हिसाब है। दैट मीन्स what they are doing something, इसको हम लोग क्या बोलते हैं। देखो पहली बात तो यहाँ पे हम लोगों को समझना है ना, इन दिस है ना कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन में, इन दिस interaction in this interaction two non-allelic gene regulates one character, ठीक है। एक ही कैरेक्टर है ना वो रिप्रेजेंट करते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि हमने वहां पे क्या पढ़ा था यार, दो जीन है, दो कैरेक्टर दिखा रहे थे, टॉल एंड राउंड, राउंड एंड येलो, ऐसा था। यहाँ ऐसा नहीं है, दो जीन मिला करके एक ही कैरेक्टर दे रहे, सिंगल कैरेक्टर, ये याद रखना। इसीलिए कॉम्प्लीमेंट्री नेचर है, ठीक है। ये बड़ा ही अजीब है, डेफिनेटली मेंडल के बिल्कुल अपोजिट है। तो बिल्कुल बेटा वो अलग ही प्रकार का ये दिखाई देगा। नाउ सपोज है ना, व्हेन ये कब देते हैं, वन सिंगल कैरेक्टर, वन कैरेक्टर, ठीक है, एक कैरेक्टर वो देंगे, एंड बोथ आर, ठीक है, बोथ आर कॉम्प्लीमेंटरी टू ईच अदर, दोनों ही जो है बेटा वो एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंटरी होते हैं। अब इनको डेफिनेटली बेटा हम लोगों को यहाँ पे ये भी समझ में आना चाहिए कि फॉर द डेवलपमेंट ऑफ डोमिनेंट फॉर्म, अगर वो डोमिनेंट कैरेक्टर देना चाहते हैं, ठीक है, सो दे एक्सप्रेस dominant form of character ठीक है, they express dominant form of character when dominant allele of both is present, ठीक है। अगर दोनों का डोमिनेंट अलील प्रेजेंट है तो ही बेटा वो डोमिनेंट कैरेक्टर देते हैं। कोई एक अगर डोमिनेंट है और कोई एक रेसेसिव फॉर्मेट में है तो बेटा कैरेक्टर आता नहीं है। तो जैसे ही हम लोग बेटा यहाँ पे एक्सप्रेशन, मतलब यहाँ पे देखो हम लोग जो एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है, तो उससे हमें बातें समझ में आती है। सो अंडरस्टैंड दिस वन विद एन एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, we'll take the example, as an example we can understand। example देखो, फ्लावर कलर, ये है एग्जाम्पल, फ्लावर कलर इन द स्वीट पी, फ्लावर कलर इन द स्वीट पी। अभी देखो स्वीट पी में जो फ्लावर कलर होता है ना, उसके बारे में अगर हम लोग बात करें, दिस इज अ फ्लावर कलर। ये एग्जाम्पल याद रखना है, एग्जाम्पल बहुत बार पूछते हैं। स्वीट पी का बोटेनिकल नेम है लैथाइरस ओडोरेटस, ठीक है, लैथेरस ओडोरेटस इज द स्वीट पी, ठीक है। सो फ्लावर कलर, यहाँ पे अब देखो है ना, यहाँ नोटिस करना है कि फ्लावर कलर के दो ट्रेट है, वन, ठीक है, दो ट्रेट है। कौन कौन से ट्रेट है? द फर्स्ट ट्रेट इज है ना, या तो वो कलर्ड फ्लावर देगा या तो कलरलेस, ठीक है। तो कलर वन इज व्हाट द डोमिनेंट कैरेक्टर एंड कलरलेस इज द रेसेसिव कैरेक्टर। तो आपको दिखाई दे रहा है कि दो जीन है जो एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं, और वो है फ्लावर कलर, सिंगल कैरेक्टर, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं कैपिटल सी, ये एक अलील है, ठीक है, यह जीन है। और दूसरा है बेटा कैपिटल पी, ये एक जीन है, दिस इज कैपिटल सी, दिस इज कैपिटल पी, ये दो है। अब इसमें नोटिस करने वाली बात ये है कि जब भी कैपिटल सी और कैपिटल पी एक दूसरे के साथ प्रेजेंट होंगे, whenever they are present together they will give the color,
वो बेटा कलर फ्लावर देंगे। ठीक है, दैट्स इट। एंड सपोज बेटा उसका दूसरा जो होता है स्मॉल सी और एक होता है स्मॉल पी। ठीक है, स्मॉल सी और स्मॉल पी। तो जब भी बेटा स्मॉल सी और स्मॉल पी एक दूसरे से कंबाइन होते हैं तो ऑब्वियसली इट विल गिव द कलरलेस फ्लावर। बट मजेदार बात ये है, नोट करने वाला बात ये है कि अगर सपोज बेटा कैपिटल सी, यहाँ पे आप देख सकते हो, है ना, कभी भी अगर बेटा कैपिटल सी मौजूद है ना, कैपिटल सी प्रेजेंट है विद द कैपिटल पी, स्मॉल पी। ठीक है, सो इफ दिस इज व्हाट द केस, यू हैव टू अंडरस्टैंड, सपोज देखो स्मॉल सी एंड कैपिटल पी अगर एक साथ मौजूद है तो बेटा फिर भी फ्लावर जो है कलरलेस होगा, स्टिल द फ्लावर विल बी कलरलेस। ठीक है, एंड सेकेंड थिंग, अगर बेटा देखो कैपिटल सी के साथ में स्मॉल पी है तब भी फ्लावर कलरलेस होगा। मतलब आपको ये समझ में आना चाहिए कि फ्लावर कलर तभी देगा जब दोनों डोमिनेंट जीन मौजूद होंगे। ठीक है, राइट नाउ इफ आई विल आस्क यू, मान लेते हैं आपको मैं ये वाला जीनोटाइप दिखाता हूँ, कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल पी स्मॉल पी। ठीक है, तो मैंने ये कहा कि इस कंडीशन में फ्लावर जो है वो कलर्ड होगा, पक्का। राइट नाउ मैंने ये लिखा कैपिटल सी कैपिटल पी स्मॉल पी, तो अगेन फ्लावर कलर्ड ही होगा। अगर मैंने ये लिखा कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल पी तब भी बेटा फ्लावर कलर्ड ही होगा। मतलब ऑब्वियसली ऐसे 9 पॉसिबिलिटीज बनती है। ठीक है, जिसमें आपको ये चीज देखने में कैपिटल सी डैश कैपिटल पी डैश, अब ये चीज मैंने आपको समझाई थी, डैश का मतलब ही होता है या तो वहां पे डोमिनेंट एलील है या तो रिसेसिव एलील है। तो ये कंडीशन जितनी बार होगी बेटा तो फ्लावर में कलर होगा। बट आप में से सब लोग समझ सकते हो क्या, अगर मैं ये लिखूं यहाँ पे देखो कैपिटल सी स्मॉल पी ये जीनोटाइप है तो फ्लावर कलरलेस होगा, फ्लावर कलरलेस होगा। क्यों? क्योंकि सिर्फ कैपिटल सी मौजूद है, कैपिटल पी है नहीं, पी के दोनों रेसेसिव है। या तो अगर मैं कैपिटल सी स्मॉल पी लिखूं तो भी कलरलेस होगा। इसके उल्टा अगर मैं ये लिखता हूँ स्मॉल सी कैपिटल पी स्टिल द फ्लावर विल बी कलरलेस। आपको बात समझ में आती है ना? तो बेटा एक वो सिंगल कलर फ्लावर का कलर तभी आ सकता है जब कैपिटल सी और कैपिटल पी दोनों जीनोटाइप में मौजूद हो इन डोमिनेंट फॉर्मेट में। ठीक है, इसका मतलब दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। सर इसका मॉलिक्यूलर वे क्या है, हाउ टू अंडरस्टैंड दिस? चलो लेट्स अंडरस्टैंड द रियल कंसेप्ट। देखो कलर बनता है, इसका मतलब क्या है बेटा कि पिगमेंट्स बनने चाहिए, एंथोसायनिन पिगमेंट बनेगा। ठीक है, तो जो भी रॉ मटेरियल होगा सेल के अंदर, रॉ मटेरियल बड़ा ध्यान से, रॉ मटेरियल है, पक्का। अब ये रॉ मटेरियल के ऊपर कोई एक एंजाइम काम करेगा। ठीक है, और वो एंजाइम जो है जिसको हम लोग, जो ये एंजाइम सी ये वाला जीन प्रोड्यूस करता है कैपिटल सी, है ना, इससे बनते हैं कंपोनेंट जिनको हम लोग बोलते हैं क्रोमोजेन। रॉ मटेरियल से क्रोमोजेन तभी बनेगा जब ये एंजाइम, है ना, बनेगा जिसका जीन कैपिटल सी है। बट क्रोमोजेन कलर तो देता नहीं है, क्रोमोजेन कलर नहीं देता, सिर्फ वो क्रोमोजेन है। उसको चाहिए बेटा एक और एंजाइम। अब ये जो एंजाइम है, दिस एंजाइम इज एक्चुअली रिलीज बाय दिस जीन कैपिटल पी। ठीक है, ये मॉडिफायर है क्रोमोजेन का, वो क्रोमोजेन को मॉडिफाई कर करके, है ना, एक पिगमेंट बना देता है जो है एंथोसायनिन। अगर एंथोसायनिन बन गया तो ही बेटा फ्लावर को कलर आएगा। नाउ अंडरस्टैंड द केस, अगर बेटा ये भी मौजूद डोमिनेंट है ये भी डोमिनेंट है तो दोनों एंजाइम बनेंगे। अब देखो इस एग्जाम्पल में, अगर आप ये एग्जाम्पल देखते हो तो इस एग्जाम्पल में कैपिटल सी मौजूद है, मतलब क्रोमोजेन तो बनेगा। बट क्योंकि स्मॉल पी है तो स्मॉल पी कैन नॉट फॉर्म दिस एंजाइम, सो एंथोसायनिन नहीं बनेगा तो फ्लावर विल बी कलरलेस। अरे क्लियर है क्या? क्लियर है? यस। सेम केस नीचे वाले का देख लो, ये वाले का, इसमें क्या होगा,
क्रोमोजेन को एंथोसाइनिन में कन्वर्ट करने वाला, मॉडिफाई करने वाला एंजाइम बन तो रहा है, बट क्रोमोजेन ही नहीं बन रहा। क्यों? क्योंकि ये है नहीं, ये रेसेसिव फॉर्मेट में तो पहला एंजाइम ही नहीं बनेगा, तो आगे की प्रोसेस तो ब्लॉक ही हो गई। तो इसीलिए अनलेस एंड अनटिल दोनों ही अपने डोमिनेंट फॉर्मेट में नहीं होते, दोनों भी अपने एंजाइम्स नहीं बनाते, तब तक बच्चों उस समय तक हमें हमें कलर फ्लावर मिलता ही नहीं है। इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इंटरेक्शन। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू यू। नाउ आते हैं पॉइंट पे कि हाउ इट विल मॉडिफाई दी रेशियो, मेंडेलियन रेशियो। इसका मतलब 9:3:3:1 रेशियो आएगा ही नहीं, क्योंकि वो आने के लिए दो फिनोटाइप जरूरी होते हैं, और यहाँ पे तो एक ही सिंगल फिनोटाइप आ रहा है फ्रॉम द टू जीन्स। अरे समझ रहे हो, दो अलग अलग जीन है, दो अलग अलग लोसा है, बट कैरेक्टर एक ही है बेटा, फ्लावर कलर। यहीं पे आधी बात तो समझ में आ जाती है, यही तो यहाँ पे ही चेंज आपको दिखाई देता है। सो राइट नाउ विल टेक द एग्जांपल हियर। ओके, हमने क्या किया, एक कलर्ड फ्लावर ले लिया, पेरेंट है ना। लेट्स टेक दिस एग्जांपल, पेरेंट फ्लावर ले लिया बेटा। अभी पेरेंट फ्लावर ले लिया है, ये है बेटा वो, उसको कलर्ड फ्लावर आते हैं, तो उसको मैंने कैपिटल सी कैपिटल सी कैपिटल पी कैपिटल पी क्रॉस विथ कलरलेस फ्लावर, दैट इज स्मॉल सी स्मॉल सी स्मॉल पी स्मॉल पी। तो ये ले लिए पेरेंट। होगा क्या बेटा, इनसे हमें मिलता है F1 जनरेशन आफ्टर गैमेट फॉर्मेशन, बराबर है। F1 जनरेशन में आपको तो पता है यार, अभी हेट्रोजाइगस कंडीशन आएगी, आएगी कि नहीं, बट ये कैसा होगा बता दो। F1 जनरेशन इट इज अ कलर्ड, व्हाई, ठीक है, ये कलर्ड फ्लावर आपको दिखाई दे रहा है। नाउ मजेदार बात ये है कि जब इसका सेल्फिंग करेंगे हम लोग, व्हाट विल हैपन बेटा, देखो सेल्फिंग करेंगे, कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल पी स्मॉल पी क्रॉस विद कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल पी स्मॉल पी। अब आप जानते हो इसके चार प्रकार के गैमेट बनेंगे, उसके चार प्रकार के गैमेट बनेंगे, दोनों के ही, ठीक है, और 16 पॉसिबिलिटीज आती है। तो लेट्स डू इट, ठीक है, करके देख लेते हैं। देखो है ना, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ, ये देखो, ये जो मेल है इसके कौन से गैमेट बनते हैं, कैपिटल सी कैपिटल पी कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल पी स्मॉल सी स्मॉल पी, ये बनेगा। इधर भी लिख लेते बेटा, कैपिटल सी फीमेल के लिए, कैपिटल सी स्मॉल पी, है ना, स्मॉल सी कैपिटल पी एंड स्मॉल सी स्मॉल पी। अब आप तो जानते हो क्या क्या लिखना है, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा बेटा इस तरह से, बराबर। ये डायगोनल बना लो, ठीक है, ये वाला डायगोनल बना लो, ये बन गया हमारा डायगोनल। इधर एक डायगोनल बना दो, इधर का डायगोनल तो पता ही है आपको, ये बनेगा। नाउ दिस इज रेडी, ठीक है, बात क्लियर है ना। यहाँ पे लाइंस डाल देते हैं, अभी आ जाएगा। ओके ओके, नाउ यू कैन अंडरस्टैंड। देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आएगा कैपिटल सी स्मॉल पी, ठीक है, स्मॉल सी कैपिटल पी, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा कैपिटल सी, ये आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ओके, तो ये तो सारे डोमिनेंट ही होंगे, हमको तो पता है, ठीक है। यहाँ पे जैसे सो ये बच गए दो, तो इनमें लिख लेते हैं कैपिटल सी स्मॉल पी एंड देन स्मॉल सी कैपिटल। अब यहाँ पे आप सबको समझ में आना चाहिए, अगर मैं, है ना, ये फ्लावर कलर को वायलेट कलर का मानता हूँ, तो 100% बेटा आपको ये दिखाई देगा कि जितने भी ये वाले हैं ना, ये वाले, ये और ये और ये, ठीक है, और ये, ठीक है, ये 9 जो है आपको फ्लावर, है ना, कलर फ्लावर दिखाई देंगे, बट बाकी बचे हुए, ठीक है, बाकी बचे हुए सब बेटा व्हाइट होंगे।
तो एक्चुअली रेशियो क्या आ जाएगा, आउट ऑफ 16 ओनली 9 विल बी कलर्ड एंड रिमेनिंग, है ना, एंड रिमेनिंग 7 जो है विल बी कलरलेस। ऐसा क्यों है आपको तो पता है। तो बेटा हम लोग यहाँ पे लिखना है, ठीक है, आई विल राइट डाउन द सिंपल थिंग हियर। और सिंपल थिंग क्या है कि देखो मुझे 9 वो मिलते हैं जिनमें कैपिटल सी डैश कैपिटल पी डैश होता है, ठीक है, और ये सारे फ्लावर जो होते हैं वो कलर्ड होंगे, कलर्ड फ्लावर वाले होंगे। बट मुझे 3 ऐसे मिलते हैं जिनमें होता है बच्चों, जिनमें क्या होता है, कैपिटल सी डैश स्मॉल पी, ये कलरलेस है। और 3 मिलते हैं, वो क्या बेटा, स्मॉल सी स्मॉल सी स्मॉल सी स्मॉल सी कैपिटल पी डैश, तो ये 3 जो है बेटा कलरलेस ही होंगे। और लास्ट वाला एक मिलेगा जो कि स्मॉल सी, ये तो बेटा कलरलेस ही होगा, ठीक है। तो आपको ये दिखने को मिलता है कि देखो ये जितने भी आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, ऑल ऑफ दीज, ये सारे के सारे जो है ऑल दीज आर व्हाट द कलरलेस। तो रेशियो क्या आया बेटा, 9:7, ठीक है। फिनोटिपिक रेशियो गॉट मॉडिफाइड, फिनोटिपिक रेशियो जो है वो मॉडिफाई हो गया है, ठीक है, इट्स अ 9:7 रेशियो, परफेक्ट। 9:3:3:1 नहीं आया, क्यों, क्योंकि देखो ये 9 है जो कलर्ड मिले हैं, बाकी सारे के सारे कलरलेस मिले हैं। तो इसका मतलब है कि दोनों जीन जब एक साथ रहते हैं तो ही कलर आएगा, तो ही डोमिनेंट फिनोटाइप आएगा। एक भी अगर रेसेसिव है दोनों में से, है ना, या दोनों रेसेसिव है, तो फिर बेटा जो डोमिनेंट फिनोटाइप है वो आता ही नहीं है। एंड दैट्स इट, बोथ द alleles आर एक्चुअली, बोथ द जीन्स आर एक्चुअली कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर। तो ये है ना, एक अलील का दूसरे अलील के साथ इंटरेक्शन नहीं है, ये एक जीन का दूसरे जीन के साथ इंटरेक्शन है, इसीलिए इसको नॉन एलेलिक इंटरेक्शन कहते हैं। आर यू श्योर? यस सर। है ना, ये नॉर्मल है, इसी को हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन कहते हैं। इट्स वेरी सिंपल, ठीक है। तो ये रहा बेटा एक मुद्दा। अब बात करते हैं दूसरे मुद्दे के बारे में, सेकंड पॉइंट। दूसरा मुद्दा क्या है बच्चों, दूसरा मुद्दा है मेरे प्यारे बच्चों, बड़ा ही सिंपल है, बड़ा ही सिंपल है। देखो तो थोड़ा सा, है ना, अच्छे से ले लेते हैं। दूसरा मुद्दा है जिसको हम लोग बोलते हैं सप्लीमेंट्री जीन एक्शन। फोन कॉल कर दे तो बार बार ये फोन कर रहा है मुझे। ओके, बच्चों सप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन क्या होगा, देखो हम लोग एक बात कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट करने का मतलब क्या होता है। कैन यू, आर यू हियरिंग, गेटिंग माय वॉइस? ओके, यस 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 यस, ओके।
तो कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब है हम लोग किसी की तारीफ करते हैं, कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो दो हाथ से ताली बजती है। ऐसे ही यहाँ पे हुआ ना, दो जीन है तभी कैरेक्टर आया है, दो हाथ से थाली बजी, बराबर। ये देखो सी एंड बी है तो ही होगा। बट सप्लीमेंट्री जीन में ऐसी कहानी है कि बोले देखो तू है तो तेरे साथ बढ़िया कलर आएगा, तू नहीं भी है तब भी अपनी जिंदगी बढ़िया चलती रहेगी। सॉन्ग है, ऐसा सॉन्ग भी है, अपनी तो ऐसे तैसे। वैसा ही है यहाँ पे बेटा, एक जीन है जो एक पर्टिकुलर कोई तो कैरेक्टर देता है जब अपने वो डोमिनेंट स्टेज में होता है, ठीक है। अब वो दूसरा जीन आता है, दूसरा जीन जब आएगा तो उसके साथ मिलकर के वो और भी एक अलग बढ़िया फेनोटाइप देता है, ठीक है। मतलब अगर वो है ना बिना किसी दूसरे के भी एक फिनोटाइप प्रोवाइड करता है या दूसरा कोई आ गया तो भी बेटा फिनोटाइप देता है। तो जैसे हम लोग बोलते हैं उसको हम लोग बोले सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री जीन आएगा बीच में साथ में, तो वो बेटा उस कैरेक्टर को मॉडिफाई करने की काम है ना काम करेंगे। सो राइट नाउ यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल के साथ में देख लेते हैं, ठीक है। तो ज्यादा जो है लिखानबाजी करने से अच्छा है डायरेक्ट हम एग्जाम्पल पे आते हैं ताकि आपको चीजें बहुत जल्दी से समझ में आ जाए। सी यहाँ पे एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, क्या मतलब है इसका। यहाँ एग्जाम्पल लेते हैं कोट कलर, बड़े ही ध्यान से चीज को समझना। कोट कलर इन माइस। देखो मैंने आपको लास्ट क्लासेस में बताया कोट कलर का मतलब ही होता है कि उनके बॉडी के ऊपर जो हेयर होते हैं उनका कलर होता है, ठीक है। ये बहुत ध्यान से समझना। चलो कोट कलर इन माइस, अब यहाँ पे क्या है बच्चों, देखो एक जीन है जिसको मैं लिखता हूँ कोट कलर का बी, जो कि ब्लैक कलर प्रोवाइड करता है, ठीक है। और दूसरा है स्मॉल बी जो कि अल्बिनो, अल्बिनो का मतलब है कलरलेस या व्हाइट, ठीक है। अल्बिनो विदाउट पिगमेंट इज अल्बिनो। तो ब्लैक या एल्बिनो इस तरह से बेटा आपको माइस का कलर देखने को मिलता है। नाउ इसका मतलब है कि ये जीन सेल्फ सफिशिएंट है कि कोट कलर लाने के लिए सेल्फ सफिशिएंट है, इसको किसी दूसरे जीन की जरूरत है क्या, क्लियर कर लो। कैपिटल बी होगा तो बेटा कलर आएगा, कैपिटल बी स्मॉल बी होगा तब भी कलर आएगा, ब्लैक कलर आएगा। बट स्मॉल बी होगा तो बेटा अल्बिनो आएगा। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर, यस सर। यस और नो, है ना। अब ये अकेले भी कलर दे पा रहा है। अब क्या हुआ, इसकी जिंदगी में रंग भरने के लिए एक जन आ गया जिसका नाम है ए, ठीक है। ए एक सप्लीमेंट्री अलील है, ठीक है। उसका बेटा रेसेसिवनेस भी है, स्मॉल ए भी सप्लीमेंट्री अलील है, तो यहाँ पे लिख देता हूं कि ये है सप्लीमेंट्री अलील। ओके, नाउ यहाँ पे होता क्या है चलो अंडरस्टैंड करते हैं। सपोज अगर कैपिटल बी और कैपिटल ए जब एक साथ प्रेजेंट हो, तो देखो कैपिटल बी ने ब्लैक कलर देना ही था, but due to the presence of the A, it will modify the color into a goatee. अगोटी का मतलब है कि उस माइस के ऊपर ब्लैक और येलो ऐसा मिक्सचर आपको देखने को मिलता है, तो अलग प्रकार का कलर देखने को मिलता है, पैटर्न देखने को मिलता है। जैसे मैंने रोअन लिखा था है ना कैटल्स में, वैसे ही अगोटी, करेक्ट है। अगोटी पैटर्न आपको, कलर पैटर्न आपको देखने को मिलता है जब कैपिटल बी के साथ में कैपिटल ए है, ठीक है। नाउ दिस इज व्हाट द सिंपलेस्ट थिंग। अब देखो ऑब्वियसली बेटा सप्लीमेंट्री है ना, अगर कैपिटल ए भी नहीं होता तो बेटा इस माइस का कुछ कलर होता क्या, तो आंसर है यस सर, उसका ब्लैक कलर होता। करेक्ट है कि नहीं है प्यारे बच्चों, अरे समझ रहे यस हो। अगर ए नहीं भी होता तो बेटा माइस का कलर होता है सर, होता ना, ठीक है। चलो लेट्स अंडरस्टैंड, इसका मतलब है कि जब कैपिटल बी प्रेजेंट हो विद स्मॉल ए, तो ए तो रेसेसिव अपना इंपैक्ट ही नहीं दिखा रहा, तो उस समय माइस का कलर ब्लैक होगा, करेक्ट है। कलरलेस नहीं होगा, ब्लैक होगा, क्योंकि कैपिटल बी एक्सप्रेस हो रहा है, स्मॉल ए नहीं है ना, ए नहीं भी है तब भी वो अपना एक्सप्रेस है ना। तू है तो मेरी जिंदगी में कलर है, खुशियां है, बट तू नहीं भी है तो फिर भी है, जी लूंगा मैं। इस तरह से ये कहानी है बेटा, सिंपल। नाउ देखो मुद्दा क्या है, देखो अल्बिनो। अब ये अल्बिनो मतलब स्मॉल बी और कैपिटल ए अगर प्रेजेंट है, ये वाला और ये वाला अगर एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो क्या होगा, तो अल्बिनो ही आएगा।
देखो ये मॉडिफायर है भाई, ये कैपिटल है, बट किसको मॉडिफाई करेगा? अगर कोई पिगमेंट बन रहा है उसे। अब यहाँ पिगमेंट ही नहीं बन रहा तो किसे मॉडिफाई करेगा? कुछ नहीं। सो दैट इज व्हाट द एल्बिनो। एल्बिनो, ब्लैक, अगोटी, तीन तीन फिनोटाइप दिखाई दे रहे हैं, है ना। और एक है, देखो इस कंडीशन में स्मॉल बी और स्मॉल ए अगर एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं तब भी बनता है बच्चों एल्बिनो। है ही नहीं पिगमेंट, और वो भी स्मॉल है, वो तो कुछ करता ही नहीं है, वो रेसेसिव है। मॉडिफायर भी रेसेसिव है, पिगमेंट बनाना भी रेसेसिव है, तो एल्बिनो ही आएगा, और क्या आएगा? कलरलेस आएगा। यस और नो? मतलब हमें तीन फिनोटाइप देखने को मिलते हैं बच्चों। सो लेट्स अज्यूम, मैं आप सबसे क्वेश्चन पूछूंगा अभी। अगर मैं यहाँ पे ये लिखूं, अब आप बता भी सकते हो शायद, अगर कैपिटल ए डैश, कैपिटल बी डैश, ये जीनोटाइप लिखता हूं, तो बता सकते हो कि बेटा माइस का कोट कलर क्या होगा? बाप रे, जितना बड़ा साइलेंस है। साइलेंसर लगा लिए, क्या है? कैपिटल ए, बिल्कुल। कैपिटल ए डैश, कैपिटल बी डैश होगा तो ऑब्वियसली बेटा अगोटी कलर होगा ना, क्योंकि जीनोटाइप में दोनों ही मौजूद है, ब्लैक कलर वाला भी और उसको मॉडिफाई करने वाला भी, दोनों ही मौजूद है। इसीलिए डेफिनेटली बेटा अगोटी कलर आएगा। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्मॉल ए कैपिटल बी डैश, तो आप बता सकते हो क्या कलर आएगा? स्मॉल ए कैपिटल बी डैश, तो बता सकते हो क्या कलर आएगा? ब्लैक आएगा, ऑब्वियसली, क्योंकि ब्लैक तो अपना एक्सप्रेशन देगा। अच्छा, अगर मैं ये लिखता हूँ, अगर मैं ये लिखता हूँ कैपिटल ए डैश स्मॉल बी, तो आप बता सकते हो क्या आएगा? क्या फिनोटाइप आएगा? इसको देखो, ये वाला और ये वाला, ठीक है, तो डेफिनेटली बेटा एल्बिनो आएगा। और मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्मॉल बी, तो क्या आएगा बेटा? डेफिनेटली अल्बिनो ही आएगा। इसका मतलब 9 अगोटी आते हैं, 3 ब्लैक आते हैं, और बेटा 3+1 क्या आता है? अल्बिनो आते हैं। समझ रहे हो? अगर हम डायहाइब्रिड क्रॉस करते हैं तो वंस अगेन आई विल राइट डाउन एवरीथिंग। ठीक है, तो चलो इसको मिटा देते हैं, इसको मैं फिर से लिखूंगा। लेट्स अंडरस्टैंड हियर, अगर हमने क्रॉस करा दिया, किसके बीच में क्रॉस करा दिया भाई? क्रॉस करा दिया दो अगोटी के बीच में, है ना। अगोटी मतलब हेट्रोजाइगस होंगे। ये ले लिया हमने पेरेंट, ये है पेरेंट। ये अगोटी है कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, अगोटी है क्रॉस विथ। ठीक है, हम लोग एल्बिनो के साथ क्रॉस कराते हैं, पहले पेरेंट लेते हैं। ठीक है, सो इट वाज माय मिस्टेक। ओके, नाउ दिस इज अ पेरेंट सी, है ना। यहाँ पे ये देख लो, ठीक है, ये हो गया इस तरह से, है ना। सो अब देखो मुद्दा आता है कि ये देखो, ये दोनों पेरेंट हैं, ये पेरेंट बेटा जो हमने लिया है ये अगोटी है, और ये एल्बिनो है। ठीक है, ऑब्वियसली इसका जो F1 जनरेशन आएगा मेरे प्यारे बच्चों, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, क्या होंगे? सारे अगोटी होंगे। ठीक है, अगोटी का बेटा अगर हम लोगों ने सेल्फिंग कराया, सेल्फिंग ये होगा। ठीक है, ये हो F1 जनरेशन। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे आ जाएगा कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी क्रॉस्ड विथ कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। नाउ आप जानते हो इनका जो F2 जनरेशन आता है, F2 जनरेशन में हमें 9 ऐसे जीनोटाइप मिलते हैं जो कैपिटल ए डैश कैपिटल बी डैश होंगे। 3 ऐसे जीनोटाइप होते हैं जो कि कैपिटल ए डैश स्मॉल बी होंगे। ठीक है, इसको मैं बाद में लिखता हूँ। ठीक है, 3 ऐसे जीनोटाइप हमें मिलेंगे जिसमें स्मॉल ए कैपिटल बी डैश ये मिलेगा। 3 ऐसे मिलेंगे जिनमें कैपिटल ए डैश स्मॉल बी मिलेगा, और एक हमको मिलता है स्मॉल बी। अब आप जानते हो कि इसका फिनोटाइप आएगा अगोटी, 9 अगोटी होंगे। इनका फिनोटाइप आएगा बेटा, ये होंगे ब्लैक। ब्लैक इसीलिए क्योंकि बी कैपिटल है, वो एक्सप्रेस हो जाएगा, इसका कोई कंट्रीब्यूशन है नहीं। ठीक है, इसका कंट्रीब्यूशन तभी होता है जब वो डोमिनेंट में होता है, अदरवाइज होता नहीं है। ठीक है, नाउ
अगेन बेटा अगर आप देखो यहाँ पे सीधी बात, तो ये होगा एल्बिनो, दिस विल बी एल्बिनो, दिस विल बी एल्बिनो। तो बेटा आपको रेशियो क्या मिला, फिनोटिपिक रेशियो 9:3:4, मॉडिफाई हो गया, मतलब 9:3:3:1 रेशियो आया नहीं, रेशियो आ गया बेटा 9:3:4। तो सप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन का रेशियो क्या आता है, यही तो क्वेश्चन हमें पूछते हैं। तो आंसर है 9:3:4। कॉम्प्लीमेंट्री का क्या आता है, तो आंसर है बेटा 9:7। यस और नो बेटा, ये क्लियर है क्या रे सप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन? यस यस सर। सबको, किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? देख लो यहाँ पे फिर से वही कार्यक्रम है। देखो ये है रॉ मटेरियल, ये है रॉ मटेरियल, ठीक है, ये है रॉ मटेरियल, ये है एंजाइम, ठीक है। ये एंजाइम के प्रेजेंस में आपको मिलेगा रॉ मटेरियल, अगर ये प्रेजेंट है कैपिटल बी, ठीक है, और वो एंजाइम अगर बना तो आपको मिलेगा ब्लैक कलर। तो ये आएगा ही आएगा, कैसे भी आएगा, अगर है ना। बट अगर बेटा दूसरा एक एंजाइम है, मॉडिफायर है, ठीक है, अगर वो अपने डोमिनेंट फॉर्म में रहा तो इसी ब्लैक कलर को और भी बढ़िया अलग प्रकार का कर देगा, येलोविश ब्लैक करेगा, उसको बोलेंगे एगोटी। नाउ डेफिनेटली बेटा अगर स्मॉल बी प्रेजेंट है यहाँ पे, है ना, तो ये एंजाइम बनेगा नहीं, मतलब ये वाली कंडीशन आप देखो, है ना, सेकंड कंडीशन देखो। तो अगर बेटा स्मॉल कैपिटल बी है, ठीक है, और स्मॉल ए है, तो कोई मतलब नहीं है, वैसे भी ब्लैक कलर आ चुका है। अब है ना, उसको मॉडिफाई नहीं भी किया तो बेटा माइस ब्लैक कलर का दिखेगा, दैट्स इट, सिंपल। मॉडिफायर नहीं है तो भी ब्लैक कलर का दिखेगा, मॉडिफायर है ना। अब देखो यहाँ पे देखो, मॉडिफायर का एंजाइम काम तो कर रहा है, बट जिसको मॉडिफाई करना है वो पिगमेंट ही नहीं बन रहा, ब्लैक कलर ही नहीं बन रहा है, इसीलिए बेटा ये अल्बिनो होगा। इस केस में ना तो बेटा पिगमेंट बन रहा है और ना ही मॉडिफायर बन रहा है, तो भी तो ये अल्बिनो होगा। और पहले केस में बेटा दोनों ही बन रहे हैं, ब्लैक पिगमेंट भी बन रहा है, मॉडिफायर भी बन रहा है, तो बेटा अगोटी बनेगा। इज इट क्लियर? तो बेटा अगोटी डेफिनेटली एक सप्लीमेंट्री फैक्टर है ना, वैसे भी कलर आ ही रहा है, बस उसको वो थोड़ा सा अलग बना देता है ना। हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम कॉम्प्लीमेंट्री? कॉम्प्लीमेंट्री में ये था कि दोनों ही जब तक डोमिनेंट नहीं होते, ठीक है, तब तक बेटा, तब तक ताली बजती ही नहीं है, ये बात कॉम्प्लीमेंट्री में थी, यहाँ पे थी, ठीक है। यहाँ पे रेशियो है 9:3:4। आई होप इट्स वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल। यस, यस सर। बहुत बढ़िया। अब इसके बाद का एक और कंसेप्ट देखते हैं, ठीक है। तीसरा कंसेप्ट क्या है बच्चों? थर्ड कंसेप्ट इज व्हाट द एपिस्टेसिस। ये इन सबका बेटा है ना सबसे डिफिकल्ट है एपिस्टेसिस। नाउ व्हाट इज एपिस्टेसिस, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। देखो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे हमें समझ में आना चाहिए, इस इंटरेक्शन में वन जीन सप्रेस, वन जीन सप्रेस, ठीक है, और मास्क द एक्सप्रेशन ऑफ द अदर जीन। यहाँ पे जैसे लॉ ऑफ डोमिनेंस काम करता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या होता है कि एक अलील दूसरे अलील को सप्रेस करता है, मतलब एक ही लोसाई पे। यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है, एक जीन जो दूसरे लोकस पे प्रेजेंट है वो किसी दूसरे लोकस के प्रेजेंट होने वाले जीन को सप्रेस करता है, इसको बोलते हैं बेटा हम लोग एपिस्टेसिस, ठीक है। तो ये हो गया नॉन एलिलिक जीन इंटरेक्शन, ठीक है। तो डेफिनेटली बेटा वन जीन सप्रेसेस और मास्क द एक्सप्रेशन ऑफ द अदर। अब यहाँ पे इसको थोड़ा और भी अच्छे से लिखते हैं, अदर नॉन एलिलिक, सॉरी नॉन एलिलिक जीन, से उसके अलील से डिफरेंट वाला, उसको ये सप्रेस करता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम लोगों को समझना है कि
द जीन विच सप्रेसेस, जो जीन ऐसा करता है ना, दूसरे जीन को सप्रेस करता है, उसे हम लोग कहते हैं एपिस्टैटिक जीन। ठीक है, और द जीन है ना बीइंग सप्रेस्ड, जो सप्रेस हो जाएगा उसे हम लोग कहते हैं हाइपोस्टैटिक जी। ओके, नाउ देखो इस कंसेप्ट को हम लोग दो ढंग से समझेंगे, बट पहले मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख देता हूँ। देखो, डोमिनेंट, ठीक है, ऑकर्स, जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है वो कैसे काम कर सकता है, इन एलेलिक इंटरैक्शंस। ठीक है, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है बेटा वो एलेलिक इंटरैक्शंस जो है डोमिनेंस जो एलेलिक जीन में काम करता है, बट लॉ मतलब जो एपिस्टैटिस का जो फंडा है वो नॉन एलेलिक इंटरैक्शन है। तो मैं यहाँ पे याद रख दो, एपिस्टैसिस occurs in नॉन एलेलिक जीन। ठीक है, तो ये नॉर्मल सा डिफरेंस है जो हमें समझ में आना चाहिए। राइट नाउ मैं यहाँ पे आपको चीजें समझा दूं। देखो बच्चों, ये एक क्रोमोसोम है, बड़ा ही ध्यान से देखना। हाँ, ये एक क्रोमोसोम है। अब इस क्रोमोसोम पे ऊपर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक जीन प्रेजेंट है कैपिटल ए, और उसी के होमोलॉगस क्रोमोसोम के ऊपर बेटा यहाँ पे एक जीन प्रेजेंट है, दैट इज द कैपिटल ए। तो ऑब्वियसली बेटा आप ये सोच रहे होंगे कि ये अपना कुछ ना कुछ कैरेक्टर जरूर देगा, क्योंकि वो डोमिनेंट है, कैपिटल ए लिखा है मतलब डोमिनेंट है। यस और नो, इट विल गिव इट्स अ कैरेक्टर। बट राइट नाउ ऑन द सेम क्रोमोसोम ऑन द अदर लोकस और अनदर क्रोमोसोम, बट क्योंकि ड्रॉ ना करना पड़े इसलिए मैं एक ही क्रोमोसोम ले रहा हूँ। इसी क्रोमोसोम के ऊपर एक कैपिटल बी प्रेजेंट है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे बेटा कैपिटल बी है। अब ये इसका काम ही है, इस जीन का काम है इसको रेगुलेट करना, कैपिटल ए को। अब क्या होगा, आप तो सोच रहे हो कि यार देखो ये एक्सप्रेस होगा ही होगा, बट ऐसा नहीं होता। क्या हो रहा है कि ये वाला ए जो जीन है वो एक्सप्रेस ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये भी डोमिनेंट है। ये डोमिनेंट है तो ये क्या करेगा, ये ऐसे कार्यक्रम करेगा कि इसको सप्रेस कर देगा। तो इन प्रेजेंस ऑफ द कैपिटल बी द कैपिटल ए कैन नॉट एक्सप्रेस। तो बेटा कौन है एपिस्टैटिक जीन, ये है एपिस्टैटिक। और ये क्या हो जाता है बच्चों, हाइपोस्टैटिक। राइट नाउ और एक केस मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, दिस इज अ केस, सी दिस इज अ वेरी सिंपल केस। ये देखो, यहाँ पे बच्चों कैपिटल ए है, यहाँ पे कैपिटल ए है, यहाँ पे बेटा एक साइड में कैपिटल बी है, यहाँ पे स्मॉल बी है। तो देखो ये तो अपना काम कर ही नहीं पा रहा है, तो ये है डोमिनेंट है, तो ये भी दोनों को ही एक्सप्रेस नहीं होने देगा, इसको और इसको। मतलब अगर एक भी डोमिनेंट मौजूद है एपिस्टैटिक, तब भी बेटा ये उसे एक्सप्रेस होने नहीं देगा। मतलब वन एक्चुअली वन जीन इज एक्चुअली सप्रेसिंग और मास्किंग द अनदर जीन। ठीक है, तो इसको बोलते हैं, बट ये तभी कर पा रहा है जब वो खुद डोमिनेंट हो, तभी कर पा रहा है, नहीं तो नहीं कर पा रहा है। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं डोमिनेंट एपिस्टैसिस। आर यू श्योर? यस। ठीक है, मैं एक और केस बताता हूँ। यहाँ पे आप देखो, ये एक क्रोमोसोम है बच्चों। ठीक है, इस क्रोमोसोम के ऊपर यहाँ पे कैपिटल एक्स नाम का जीन है, कैपिटल एक्स नाम का जीन है, यहाँ पे स्मॉल वाई है। ठीक है, यहाँ पे देखो, एक और बार मैं लिखता हूँ, सॉरी। ठीक है, यहाँ पे है कैपिटल एक्स, कैपिटल एक्स, यहाँ पे है कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई। एक और बार लिखता हूँ, यहाँ है कैपिटल एक्स, यहाँ पे बेटा कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। नाउ y is a epistatic gene, y is the epistatic gene, but ये इस केस में, ये जो केस है इसमें x will express। ठीक है, इन दिस केस आल्सो द x will express, why? because ये देखो यहाँ डोमिनेंट है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि ये वाली जो केस है, पहली केस, फर्स्ट केस जो है,
इसमें बेटा एक्स अपना एक्सप्रेशन नहीं दे पाएगा, नॉट एक्सप्रेस। तो इसका मतलब क्या है? ठीक है, एपिस्टेटिक जीन तभी काम कर पा रहा है जब वो अपने होमोजाइगस कंडीशन में हो, है ना। तो होमोजाइगस रेसेसिव कंडीशन में ही वो अपने, है ना, जो हाइपोस्टैटिक जीन है उसको सप्रेस कर पा रहा है ना। तभी इसको मैं क्या कहता हूँ बेटा, रिसेसिव एपिस्टेसिस। आर यू श्योर? आर यू श्योर? ठीक है, एक्स इज नॉट एक्सप्रेस्ड। कब एक्सप्रेस नहीं हो पा रहा है? जब वाई वाला जो अलील है वो अपने दोनों रेसेसिव फॉर्मेट में है, उस समय वाई अलील रेसेसिव है, तभी बेटा वो अपना एपिस्टेटिक नेचर दिखा पा रहा है। जब कैपिटल वाई होता है ना प्रेजेंट साथ में, तब बेटा स्मॉल वाई सप्रेस नहीं कर पाता, एक्स विल बी एक्सप्रेस्ड, एक्स विल बी एक्सप्रेस्ड। ठीक है, बट एक्स विल नॉट एक्सप्रेस इन दी recessive condition, homozygous recessive condition of the Y. तो Y is an recessive epistatic gene. Are you sure? तो दो प्रकार के एपिस्टेसिस होते हैं, एक है डोमिनेंट एपिस्टेसिस और एक है रेसेसिव एपिस्टेसिस। आर यू श्योर? Yes. देख लो, पूछो। तो भी क्या क्या बेटा? हेटेरोजाइगस होगा तो नहीं दिखाएगा, हेटेरोजाइगस होगा तो देखो ये वाला जो कैपिटल वाई है इसको काम ही नहीं करने देगा स्मॉल वाई को, है ना। उसके क्योंकि स्मॉल वाई ही तो एपिस्टेसिस करता है, तो कैपिटल वाई तो करने नहीं देगा क्योंकि वो डोमिनेंट है। इसमें तो होगा ही नहीं क्योंकि ये तो करता ही नहीं, ये खुद ही डोमिनेंट है। तो इसी कंडीशन में वो एपिस्टेटिक नेचर अपना शो कर पाता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं रेसेसिव एपिस्टेसिस। देखो अभी तो मैंने जनरलाइज बताया, अब हम लोग क्या करेंगे, डोमिनेंट एपिस्टेसिस और रेसेसिव एपिस्टेसिस इनके एग्जांपल्स देखेंगे। जब इनके एग्जाम्पल देखेंगे जैसे कोट कलर वगैरह वाला, तो डेफिनेटली बेटा हम लोगों को और भी ये इसमें क्लैरिटी आएगी। बट क्या आपको ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है जो मैंने अभी बताया? कंसेप्ट बड़ा ही सिंपल है, एक जीन दूसरे जीन को सप्रेस कर पा रहा है। ठीक है, कुछ जीन ऐसे होते हैं जब अपने डोमिनेंस में होते हैं तब सप्रेस करते हैं, तो डोमिनेंट एपिस्टेसिस। कुछ जीन ऐसे होते हैं जब अपने रेसेसिव कंडीशन में होते हैं, तो बेटा वो, है ना, दूसरे जीन को सप्रेस कर पाते हैं। तो ये हो गया रेसेसिव एपिस्टेसिस। एवरीवन इज क्लियर? Yes, sir. ओके ओके, सो विल टेक द एग्जांपल, है ना। सो यहाँ पे ऑब्वियसली बेटा इसके दो टाइप है, वी हैव टू टाइप्स ऑफ द, है ना, एपिस्टेसिस। अभी दो टाइप में, पहला क्या है, फर्स्ट विल टेक द डोमिनेंट एपिस्टेसिस। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल से हमें तुरंत समझ में आता है। देखो, हेयर कलर इन डॉग्स। ठीक है, हेयर कलर इन डॉग्स। अब देखो मैंने यहाँ पे एक जीन ले लिया हुआ है W, ठीक है, और स्मॉल w। नाउ बच्चों याद रखो कि जब भी कैपिटल W काम करता है तो वो प्रोड्यूस करता है, वो प्रोड्यूस करता है व्हाइट कलर का डॉग, व्हाइट हेयर कलर इन डॉग। और जब स्मॉल w आता है तो उस वक्त आता है बेटा ब्लैक हेयर ऑफ द डॉग। मतलब व्हाइट इज डोमिनेंट एंड ब्लैक इज रेसेसिव, व्हाइट इज डोमिनेंट एंड ब्लैक इज रेसेसिव। करेक्ट है, कैपिटल W स्मॉल w। नाउ इज इट क्लियर? अब देखो कैपिटल W एक्सप्रेस होगा तो व्हाइट कलर आएगा, स्मॉल w जब भी होगा तो भी ब्लैक कलर आएगा। पक्का? इज इट क्लियर? नहीं, बिल्कुल सही बात, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? No, sir. बढ़िया है। तो इसका मतलब अभी क्या है, यहाँ पे एक और जीन है हमारे पास, कैपिटल B स्मॉल b। ठीक है, अब देखो यहाँ पे होता क्या है, मैं आपको समझा देता हूँ। एक्चुअली कैपिटल W स्मॉल w जो है, इसको हम लोग जो है ये व्हाइट एंड ब्लैक लिखने से बढ़िया है हम लोग इनको इस तरह से लिखेंगे अभी। ठीक है, अब क्योंकि दो जीन आ गए तो वो वाली कंडीशन हम लोग नहीं लेते। राइट नाउ मैं जो बताने जा रहा हूँ बड़ा ध्यान से सुनो। इफ
कैपिटल W एंड स्मॉल b इज प्रेजेंट, ठीक है, तो हमें जो कलर मिलता है वो होता है व्हाइट कलर। सो द व्हाइट कलर ऑफ द डॉग यू विल बी सीन, है ना, क्योंकि ये एक्सप्रेस हो पा रहा है, ठीक है, ये उसको सप्रेस नहीं कर पा रहा। सेम थिंग यहाँ पे और भी लेते हैं। अगर मान लेते हैं कैपिटल W, सी कैपिटल W, और ये है इनके प्रेजेंस में, ठीक है, अगेन द कलर विल बी व्हाइट। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड। देखो ये है कलर व्हाइट, अरे दोनों में इसमें व्हाइट आ गया, W के प्रेजेंस में भी व्हाइट आ रहा है ना, अगेन बेटा इसके प्रेजेंस में व्हाइट आ रहा है। सो व्हाई? बिकॉज अब इनको मैं मेन जीन मानता हूँ। दिस इज अ ब्लैक, दिस इज अ ब्राउन, ठीक है। समझते हैं, अगर हम लोग सिर्फ कैपिटल B और स्मॉल b को लेते हैं, तो इन प्रेजेंस ऑफ द कैपिटल B, द डॉग हेयर कलर विल बी ब्लैक, and in presence of the small b, the dog hair color will be brown. But what happens when they are interacting with the capital W, the dog hair color is white, ठीक है। So capital W is actually what it is doing, it is suppressing, capital W is suppressing both the colors, मतलब कैपिटल B का ब्लैक कलर भी सप्रेस हो रहा है और स्मॉल b का ब्राउन कलर भी सप्रेस हो रहा है। इतना क्लियर हो गया है ना। नेचुरली अगर सिर्फ कैपिटल B और स्मॉल b होते हैं, अपने इंडिपेंडेंट एक्सप्रेस कर रहे होते, तो कैपिटल B ने ब्लैक कलर हेयर दिया होता और स्मॉल b ने ब्राउन कलर का हेयर दिया होता। बट यहाँ पे क्योंकि वो कैपिटल W के साथ प्रेजेंट है, तो कैपिटल W is a dominant epistatic gene, it suppresses both of them, so both of them in presence of W cannot express. So when they can express, वो एक्सप्रेस कब हो पाएंगे, आपको तो समझ में आ गया होगा। देखो स्मॉल w के प्रेजेंस में कैपिटल W will give the black color, even small w के प्रेजेंस में स्मॉल b will give the brown color। तो ब्राउन कलर तभी आ पाया जब बेटा कैपिटल W एब्सेंट है, ब्लैक कलर तभी आ पाया जब बेटा, है ना, कैपिटल W एब्सेंट है। सो इफ वी टेक दिस फर्दर, यहाँ पे आते हैं, देखो हमारे पास में एक व्हाइट है ना, क्रॉस्ड विद ब्राउन, व्हाइट इज कैपिटल W, कैपिटल W, कैपिटल B क्रॉस विद द स्मॉल w, स्मॉल b, ठीक है। F1 जनरेशन आएगा बेटा कैपिटल W, स्मॉल w, कैपिटल B, स्मॉल b, ठीक है। नाउ द प्रॉब्लम इज ऑल दीज, ये भी बेटा जो डॉग होंगे ये व्हाइट कलर के होंगे, जैसे द व्हाइट डॉग, ठीक है, द व्हाइट डॉग, द ब्राउन डॉग, क्लियर। राइट नाउ देखो इसमें F1 जनरेशन आ गया, ऑब्वियसली व्हाट विल डू द सेल्फिंग करेंगे, मतलब कैपिटल W, कैपिटल B, स्मॉल b क्रॉस विद द कैपिटल W, स्मॉल w, कैपिटल B, स्मॉल b, ओके। तो हमें जो जीनोटिपिक रेशियो मिलते हैं वो आते हैं 9:3:3:1, जैसे हम अरेंज कर लेते हैं। 9 हमें मिलेंगे कैपिटल W डैश कैपिटल B डैश, 3 हमें मिलेंगे बेटा कैपिटल W डैश स्मॉल b, 3 हमें मिलते हैं स्मॉल w कैपिटल B डैश, and 1 will be small w small b, okay। right now understand this। यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे बेटा आपको ये दोनों के दोनों व्हाइट देखने को मिलेंगे। व्हाइट इसीलिए क्योंकि कैपिटल B ने ब्लैक कलर दिया होता अगर W प्रेजेंट नहीं होता तो, और स्मॉल b ने ब्राउन कलर दिया होता अगर कैपिटल W प्रेजेंट नहीं होता। बट कैपिटल W इज एन एपिस्टैटिक जीन, राइट डाउन द W इज एपिस्टैटिक gene, so that it will suppress the expression of the capital B or small b. So in presence of the capital W, the brown or the black color cannot appear, ठीक है, the hair color only will be the white color। but यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये जो होंगे बेटा ऑब्वियसली ये ब्लैक कलर के डॉग होंगे, ब्लैक कलर, you know, because the small w and here is the capital B, तो यहाँ small w है और एक भी capital B है तब भी बेटा black color आएगा, and here the small b will also express
and the color will be brown. ठीक है, तो रेशियो आ जाएगा बेटा यहाँ पे, आपको दिख रहा है ये है 12, ये है 3, ये है 1। तो बेटा डोमिनेंट एपिस्टेसिस का रेशियो क्या आता है, यही तो क्वेश्चन आपको आता है। तो आंसर है बेटा, आंसर है 12:3:1। आई होप इट्स क्लियर टू ऑल। कंफ्यूजन है तो पूछ लो। आर यू श्योर, क्लियर है बच्चों? यस सर। ठीक है, तो ये है ना, यहाँ पे नॉर्मल सा रेशियो आ गया 12:3:1। इट इज द रेशियो ऑफ द डोमिनेंट एपिस्टेसिस। ओके, द लास्ट थिंग विल टॉक हियर अबाउट व्हाट द रेसेसिव एपिस्टेसिस। माइंड वेल आज तक जितने भी ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं रेसेसिव एपिस्टेसिस के पूछे गए हैं, इसीलिए क्योंकि रेसेसिव एपिस्टेसिस का जो रेशियो आता है वो आता है 9:3:4। नाउ 9:3:4 ये रेशियो आपने कहाँ पढ़ा है? अभी तो थोड़ी देर पहले बताया मैंने, कॉम्प्लीमेंट्री जीन का 9:7 था, सप्लीमेंट्री जीन का 9:3:4 है। तो आपको ये क्वेश्चन वो बार बार पूछते हैं कि ऐसे कौन से दो इंटरेक्शन है जिनका रेशियो एक जैसा है। The ratio of the recessive epistasis is similar to the ratio of the supplementary gene interaction. Correct है? Ratio of the recessive epistasis is very similar to the ratio of the supplementary gene interaction. Complementary का क्या है 9:7, supplementary का क्या है 9:3:4, dominant epistasis का क्या है 12:3:1, रेसेसिव एपिस्टेसिस का क्या है 9:3:4। दैट मीन्स बेटा दोनों हमें जो चीजें देखने को मिल रही है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर हम लोग चीजों को नोटिस करेंगे, देखो व्हेन द रेसेसिव एलील ऑफ एपिस्टेसिस एलील मास्क द एक्सप्रेशन ऑफ द हाइपोस्टैटिक जीन, ठीक है, चाहे वो डोमिनेंट हो चाहे रेसेसिव हो, अब हाइपोस्टैटिक हमें फर्क नहीं पड़ता, बट अगर ये रेसेसिव कंडीशन में है एपिस्टैटिक जीन तो बेटा वो उसको सप्रेस कर देगा। ठीक है, सो नाउ अगेन थोड़ा ध्यान देना जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये सबसे अलग ट्विस्ट है। क्यों? क्योंकि एग्जाम्पल वही लेते हैं हम लोग। कौन सा एग्जाम्पल लेते हैं? माइस का कोट कलर, जो कि हमने सप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन में लिया था। ठीक है, हमने क्या किया था, है ना, जो चीज अब यहाँ पे लिया है बेटा थोड़ा ध्यान से अब चीज को देखो, एग्जाम्पल वही लेंगे बच्चों। ठीक है, क्या एग्जाम्पल है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस वन। देखो यहाँ पे है बेटा कोट कलर इन माइस, कोट कलर इन माइस। नाउ अंडरस्टैंड कि अब मैं कैपिटल ए और स्मॉल ए इन दोनों को, इनको मैं हाइपोस्टैटिक मानता हूं। क्या मानता हूं? इसी से कंसेप्ट बदलता है। ठीक है, इनको मैं हाइपोस्टैटिक जीन मानता हूं। किसे? कैपिटल ए स्मॉल ए को मैं हाइपोस्टैटिक जीन मानता हूं, और कैपिटल बी स्मॉल बी जो है, ठीक है, इनको मैं एपिस्टैटिक मानता हूं। नहीं, मैं सिर्फ स्मॉल बी को एपिस्टैटिक मानता हूं। सो आई विल राइट डाउन द स्मॉल बी इज एपिस्टैटिक। ठीक है, तो स्मॉल बी है मतलब रेसेसिव है और एपिस्टैटिक है। लेट्स डू इट, अंडरस्टैंड। सपोज मानते हैं कि A is for the agouti. So if the A is for the agouti, in presence of B, the agouti color will always be expressed. Obviously agouti color expressed हो गया because capital B जो है उसे suppress नहीं कर पा रहा। Yes, everyone is clear? Okay, but यही कैपिटल A जो है बेटा in presence of the small b अपना कलर शो नहीं कर पाता। This capital A in presence of the small b, it is becoming albino, है ना? तो small b is actually suppressing the agoutiness. Small b is suppressing the agoutiness. Again, यहाँ पे बात करते हैं C. Small a is actually responsible for the black color, not agouti. So in this case, in presence of the capital B, the small a gives the black color.
but when the small a is with presence with the small b, it will show again the albino. बस हमें नजरिया बदलना है, ठीक है। जब मैं कैपिटल बी स्मॉल बी को मेन पिगमेंट बोलता हूं और कैपिटल ए को मैं मॉडिफायर मानता हूं, तो ये बन जाता है सप्लीमेंट्री। बट जब मैं स्मॉल बी को एपिस्टैटिक मानता हूं, तो यही बन जाता है बेटा recessive epistasis, because capital A and small a are actually controlled by the small b. Capital A cannot express in presence of small b. Small a cannot express in presence of small b. Is it clear? Yes. So I will write down here. यहाँ पे लिखते हैं बेटा, यहाँ पे देखो A, कैपिटल A is supplementary. Supplementary allele for capital B. ठीक है, ये है। दूसरा यहाँ पे लिखते हैं स्मॉल b ठीक है, सॉरी, ठीक है, कैपिटल A is hypostatic gene. तो स्मॉल a, सॉरी, कैपिटल A is hypostatic gene for the small b. ठीक है, तो आपको क्लियर है? यस, बताओ, जल्दी बोलो। इसका एक और वर्जन अभी बाकी है, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो बस इतना ही है, ठीक है। मतलब अगर आप दोनों ही केसेस में देखोगे, मतलब आप जैसे ही इसका पूरा पुनेट स्क्वायर बनाओगे, तो अगर आप बेटा सिर्फ अल्बिनो की तरफ देखोगे, अल्बिनो देखोगे, तो स्मॉल बी जहाँ है वहीं अल्बिनो है। इसका मतलब स्मॉल बी क्या कर रहा है ना, स्मॉल बी क्या कर रहा है, उसके अपोजिट जो भी जीन है उसको एक्सप्रेस नहीं होने दे रहा है, ठीक है। तो स्मॉल बी जहां जहां है वहां अल्बिनो है, बराबर है ना। स्मॉल बी जहां पे भी है वहां अल्बिनो है। इसका मतलब है कि स्मॉल बी इज नॉट अलाउइंग द एक्सप्रेशन ऑफ द कैपिटल ए और स्मॉल ए व्हाटएवर, ठीक है। यही एपिस्टेटिक इंटरेक्शन है। अगर आप सप्लीमेंट्री के हिसाब से देखोगे तो हमें देखने को मिलता है कि कैपिटल ए जहां जहां प्रेजेंट है, ठीक है, विद द कैपिटल बी, कोई बेटा अगोटी कलर आ रहा है, ठीक है, बात समझ रहे हो। मतलब कैपिटल ए के साथ में अगर कैपिटल बी प्रेजेंट है तो ही अगोटी कलर आता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे इस चीज को कंसिडर भी कर लेते हैं नॉर्मली, तो यहाँ पे स्टेटमेंट में लिख देता हूँ मेरे बच्चों, कैपिटल ए इज हाइपोस्टैटिक फॉर स्मॉल बी, ठीक है। तो ये दो बिल्कुल छोटे स्टेटमेंट है ना। आप बी के साथ उसको कंपेयर करोगे तो इट इज ए इज सप्लीमेंटरी, बट जब स्मॉल बी के साथ उसको कंपेयर करोगे तो बेटा द कैपिटल ए इज हाइपोस्टैटिक बिकॉज स्मॉल बी इज एपिस्टैटिक। सो अगर मैं यहाँ पे लिखूं, मान लेते देखो कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, ये मैंने लिखा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमें तो क्या दिख रहा है बेटा, क्या कलर आएगा बता दो, ठीक है, क्या कलर आएगा, अगोटी आएगा, अगोटी सर आएगा। बोलो। स्मॉल बी तो फिर सप्रेस कर देगा ना। स्मॉल भी सप्रेस नहीं कर पाएगा, मैंने ये केस इसीलिए तो बताई तुम लोगों को। ये वाली केस क्यों बताई, जब कैपिटल वाई यहाँ प्रेजेंट है तो स्मॉल वाई अपना एपिस्टेटिस, ठीक है, रेसेसिव एपिस्टेसिस तभी आता है जब उसका होमोजाइगस कंडीशन हो, तभी, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। इन प्रेजेंस ऑफ कैपिटल बी स्मॉल बी विल नॉट वर्क बिकॉज इट इज रेसेसिव ना, श्योर। तभी तो उसको मैं रेसेसिव मानता हूं, नहीं तो क्यों मैं उसको रेसेसिव कहूंगा। अरे क्लियर है? यस, है ना। तो बेटा अगर मैंने यहाँ पे ये कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी लिखा, तो ये क्या है बेटा, ये अगोटी है, ठीक है, अगोटी है। और जब तक मैं मानता हूं कि बी इज अ मेन जीन, बी का प्रेजेंस है, ठीक है, ये तभी तक अगोटी हो सकता है जब तक बेटा स्मॉल कैपिटल बी अपना एग्जिस्टेंस दिखा रहा है।
अगर आपने इसका एग्जिस्टेंस निकाल दिया, मतलब सपोज अगर मैं कैपिटल ए स्मॉल बी लिखता हूँ, तो मतलब ये वाला बी मैंने यहाँ बदल दिया, तो ऑब्वियसली बेटा इसका कलर अल्बिनो होगा। नाउ दिस इज वाई, है ना, क्योंकि यहाँ देखो बी इज एब्सेंट, है ना, कैपिटल बी इज एब्सेंट। अब ये एब्सेंट है तो ये स्मॉल बी ने अपना इफेक्ट दिखाना शुरू कर दिया, है ना, ये इसको सप्रेस कर देगा। बोले ना तो तुम अगोटी लाओगे, ना तुम ब्लैक कलर लाओगे, ठीक है, कुछ भी नहीं आएगा, ना ब्राउन आएगा, ना ब्लैक आएगा, नथिंग विल अपीयर, कुछ कलर नहीं आएगा। सो इन दिस केस, इन दिस वे वी हैव टू अंडरस्टैंड हियर दैट कि यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंटली बेटा हम लोग इसी सेम चीज को, मतलब अगले क्लास में भी थोड़ा बहुत इसका जो पोर्शन है उसको हम लोग एक्सप्लेस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बेटा हम लोग इसको रोक देते हैं, बहुत ही नॉर्मल है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपको पूछते क्या है ये बात याद रखो, आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कि कौन सा इंटरेक्शंस के रेशियो सिमिलर है। आपका आंसर होगा रेसेसिव एपिस्टेसिस एज वेल एज द सप्लीमेंट्री जीन, दोनों का ही, है ना, जो रेशियो है वो सेम आता है, वो है 9:3:4। नाउ जब हम सप्लीमेंट्री जीन वाला बोलते हैं तो हम लोगों को समझना है कि A इज अ सप्लीमेंट्री टू द कैपिटल B। जब हम लोग एपिस्टेसिस के बारे में बात कर रहे हैं तो हमें यह समझना है कि स्मॉल b इज एपिस्टेटिक ओवर द कैपिटल A, ठीक है। सो इस तरह से हमें इंटरेक्शंस देखने हैं, ए की तरफ से देखोगे तो सप्लीमेंट्री है और स्मॉल बी की तरफ से देखोगे तो एपिस्टेसिस है। दैट्स इट, एक ही क्रॉस में, एक ही चीज में आपको दो दो कंसेप्ट देखने को मिलते हैं। इज इट क्लियर? यस ओके, सो मोस्टली रेशियोज पूछते हैं, कंसेप्ट नहीं। तो रेशियो अगर आपको पता है, यहाँ पे आपकी लाइट लिमिट जो है आ जाती है। फिर भी आप एक बार इसको पढ़ो, नेक्स्ट टाइम में बेटा हमें इसी चीज को डिस्कस करेंगे और फिर बच्चों आगे बढ़ेंगे। तो आज के लिए हम इस प्यारे बच्चों यहाँ पे हम लोग खत्म करते हैं, ठीक है, थैंक यू। अच्छा, तुम्हारे जो डाउट है बेटा मैं तो अभी लेना चाहता था, टाइम हो चुका है। एनीवे हाँ बोलो। हम लोग जो है वो अपना जो रिवीजन क्लास होता है ना उसमें आप डाउट पूछ लेना, ठीक है राहिल? हेलो। तो सर फिर वो ये सेल का जो होगा, यस नहीं सेल का तो है ही, सेल का होगा ना, सेल वाला है उसमें ना, पूछूंगा ना। हाँ उसमें ही जो तुम्हारे डाउट है वो भी पूछ लेना, ठीक है। ओके ओके चलो ठीक है। थैंक यू।